थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से तमाम दोस्तों में से कुछ मुझे आप ये बता सकते हैं कि कौन से साल के अंदर है? यू गाइस आर इन थर्ड ईयर्स है मुझे शायद बताया है। और कॉन्स्टिट्यूशन कितनों ने पढ़ लिया हुआ है और पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कौन पढ़ रहे हैं? क्या बुला होती है, क्या फ़ायदा? किसी डिक्टेटर ने कहा था कि कागज़ का टुकड़ा इसको मैं फाड़ के फेंक दूंगा। वाई शुड वी रीड इट? क्या फ़ायदा? आपस में बैठ के हम क्यों बात कर रहे हैं? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे? आई वॉन्ट दिस टू बी इंटरएक्टिव यार। देखो, उर्दू में इसीलिए बात कर रहा हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश इज़ वेल एंड आई कैन बी वेरी वेरी इवन विद एन एक्सेंट इज़ वेल। मगर बात ये है कि ना मैं यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड अंदाज के अंदर ये बड़े इंट्रिकेसीज मैडम ने वर्ड इस्तेमाल किया नहीं। बात यह है कि आप यहाँ पे आके, वकील वो होता है जिसको जज के अंदाज में पता हो कि कानून क्या कह रहा है और इसका क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर आप अभी डिपेंड करता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी आई है, पढ़े बगैर आपको या तो अच्छी लगती होगी या गंदी लगती होगी, डिपेंडिंग ऑन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपको पसंद है प्रेजेंट का। और यहाँ पे ये हो रहा है भाई, और दबा के हो रहा है। आप हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, तो यानी आप क्या पढ़ते हैं? लॉ। तो लॉ पढ़े बगैर तो यू कांट हैव एन ओपिनियन। इसके बावजूद फेसबुक के ऊपर मुझे कल काफ़ी बीच में गालियाँ पड़ रही थी कि आपने फ़लाँ नुक्ता इस तरीके से कह दिया, वो गलत है, क्योंकि, और नज़र आ रहा था कि उन्होंने पढ़ा तक नहीं हुआ था। आपके साथ ये एक्सरसाइज ये करनी है कि आपके साथ ये जो कानून आया है वो पढ़ के एक दफ़ा दिखाया जाए, और आपको हैंड्स ऑन, वकील वही है जिसको झटका हाथ के अंदर से कानून गुजरा होता है, उसको समझ आ रही होती है कि तब्दीली आ क्या रही। कोई बता सकता है ये कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी? सॉरी, 46? 26। ठीक है, अच्छी बात है। यानी इससे पहले कितनी थी? 25th अमेंडमेंट हो चुकी थी। कौन से साल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आया था? यार वो अभी तक तो किसी ने मुझे बताया नहीं कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है, क्या बुलाया, क्यों पड़ी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर होते हैं किसी भी स्टेट को रन करने के लिए। उनकी जो पावर्स को डिफाइन करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अच्छा, तो 3 पिलर के अलावा और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती वहाँ पे स्टेट के अंदर? सबसे, मेरे नज़दीक तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई और होता है। कौन होता है? एस्टैब्लिशमेंट। तो जाओ यार, तुम यहाँ पे लॉ क्यों पढ़ रहे हो? जाओ CSS की तैयारी वगैरह करो और वहाँ पे जाके बीच में एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या आर्मी ज्वाइन कर लो जाके। सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हम होते हैं, और चीज़ भी पॉइंट समझने की ये ज़रूरत है। आम बंदा और आप एक लेवल के ऊपर ख़ास बंदे हो जाते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर कानून क्या कहता है वो आ जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने सही कहा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, 3 पिलर्स हैं। उन चीज़ों का आपसे क्या ताल्लुक? उन चीज़ों के, आपकी जो वकालत आपने आगे जाके करना है उससे क्या ताल्लुक? सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट आपका क्लाइंट होगा, उसके हकूक होंगे। तो प्रॉबली अगर मैं पूछूं, सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट जो आपने लीव आउट किया है, पिलर्स के अलावा अवाम भी है। ना सिर्फ इनके आपस के 3 की नुक्ते बीच में रिलेट करते हैं कि जुडिशरी का क्या एरिया है, दायरा इख्तियार, पार्लियामेंट का क्या है, और एग्जीक्यूटिव का, प्राइम मिनिस्टर वगैरह का क्या है, और फौज का भी थोड़ा बहुत दायरा इख्तियार, और जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह रहे हैं उसका भी क्या रोल होगा, वो सारे के सारे उनके ओथ के जरिए। मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आम बंदे का, और उसके बारे में इम्पोर्टेंट सबसे कौन सा सेक्शन होता है? कोई बता सकता है कौन सा एरिया? इब्तिदा के अंदर ही लिख दिया गया कि आपके हकूक क्या हैं। आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस आपने शायद पढ़ी होगी। ये गवर्नमेंट बनाने का फ़ायदा क्या होता है यार? इसको कहते हैं, रूसो ने कहा था कि जी हर जगह के ऊपर इंसान चेंज के अंदर है, जबकि मादर पितर आज़ाद हम पैदा होते हैं। जब पैदा हो जाते हैं तो सारे के सारे गवर्नमेंट भी टैक्सेस भी आपसे लेती है, आपको कहते हैं ये भी कर सकते हो, ये नहीं कर सकते वगैरह। क्या तो क्या गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं? और ये कागज़ के ऊपर लिखने की क्या ज़रूरत है? अगर टॉमस हॉब्स को आपने फॉर एग्जांपल पढ़ा हो, उसके बारे में उसका लवायतन की थ्योरी है कि आपस में एक दूसरे की, चूँकि कत्लो गारत, लड़ाई मार कुटाई वगैरह होती रहती है, इसलिए हम कोर्ट्स बनाते हैं और एक बंदे को सारी की सारी पावर दे देते हैं कि यार डंडा सबसे बड़ा उसके पास है, उसको आप स्टेट कहते हैं। वो चूँकि उसके पास सबसे बड़ा डंडा है और अपने सर के ऊपर आप उसको बिठा रहे हैं, तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कि भाई तू ये चीज़ें कर सकता है, मेरे ये हुकूक हैं।
और उन हकूक़ के लिए रोकने के लिए एक आपने जुडिशरी बिठा दी है, जो कि अगर एग्जीक्यूटिव आपके अगेंस्ट आती है या पार्लियामेंट आपके हकूक़ सलब करने के लिए कोई कानून बना देती है, तो जो हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन में आपसे वादा हुआ था, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इसको कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस। गुफ्तगू मैं थोड़ी सी तय में इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ और समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपने पल्ले बांध लें कि ये जो चीज़ें आपको यहाँ पे किताबों में जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ाई जा रही है, इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है। अगर तो सिर्फ ऐसे लिखने के लिए आप कर रहे हैं तो आप अच्छे वकील वगैरह नहीं बनेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। इसके बारे में डाइसी ने फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहा था कि एक पावर मैप है, ठीक है। पिछले अगर आपने चंद सालों के अंदर किसोनमुख की जो सारी की सारी लड़ाई वगैरह यहाँ पे हो रही है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस, मुख्तलिफ इदारों की और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनके मुताबिक सारे के सारे सही हैं। अब बात यह है कि जज आपने ये करना है कि एक अमेंडमेंट आ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करने का तरीका मौजूद है और सारे के सारों ने मिल के बीच में जितने भी मौजूद थे उन्होंने पास कर दिए। अब सही है नहीं है, कोई कहता है हम इसको चैलेंज करेंगे, कोई कहता है कि इसके तहत जो चीफ जस्टिस लगा है हम नहीं मानते, कोई उम्रे पे चला गया, कोई वैसे बीच में सारे का सारा मामला है, कोई खाने के ऊपर नहीं आया जज साहब चीफ साहब के। तो ये चीज़ें वगैरह लड़ाई, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द थिंग जिसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये सारी की सारी लड़ाई लड़ी जानी है, राइट। सो आप जो वकील हैं, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा आपके रिलीजन का सबसे बड़ी जो पहली किताब है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इसके अंदर से सारे के सारे कवानीन निकलते हैं। तो इसको समझना और इसमें अगर कोई तब्दीली आई है उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपसे आज ये गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ। और अच्छा वकील वो है जो किसी पॉलिटिकल वाली साइड के ऊपर, अच्छा वकील वैसे सबसे अच्छा वकील वो है जिसकी वाबस्तगी किसी पॉलिटिकल पार्टी से है नहीं, क्योंकि दोनों पार्टियां आपके क्लाइंट बन सकती हैं, तीसरी पार्टी भी बन सकती है, तो दोनों साइड से फीस वगैरह मिलनी चाहिए ना। तो यू शुड नॉट बी कमिटेड किसी के आपने फालतू वकील नहीं बनना, कम से कम इब्तदा के अंदर नहीं बनना। आपने पहले इब्तदा के अंदर समझना है कि कानून ये क्या है, इसमें क्या तब्दीली आ रही है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। फॉर्म योर ओन ओपिनियन, सोशल मीडिया से नहीं कि जी मैंने फलां जगह के ऊपर पढ़ा था। ये भी लड़ाई होती रहेगी जी, सुनने में आया है कि मुकेश जी सुप्रीम क्या मोहम्मद भाई और ये सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुझे कह रहा है, सुना है यार वो उन्होंने जो अपील जमा करानी है उसके अंदर 50,000 रुपये, उसके 10 लाख रुपए लगा दिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, पड़ी नहीं हुई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या ये जुडिशरी के राइट के ऊपर कदगन है कि नहीं, ये तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि आई वॉन्ट यू गाइज टू सी के इसके अंदर जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उनको कैसे तब्दील किया जाता है। ये कोई सहीफे के लेवल के ऊपर ना करें, इसको समझने की अपनी ज़ुबान के अंदर कोशिश करें। उर्दू में मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ कि मेरी अजम्पशन ये है कि आपके लिए ज़्यादा आम फहम हो, मगर यू हैव टू ऑल्सो बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश एज वेल, बिकॉज सारी की सारी अमेंडमेंट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रिंसिपली इन इंग्लिश। ये जो सारी की सारी गुफ्तगू कर रहे हैं मैं आपके सामने अब इसलिए भी यहाँ पे खड़ा हूँ इन्होंने करने के लिए कि मैं आपको ये दिखाऊं कि इस नौइयत का वकील होना चाहिए, इस तरीके से आपने अपने आप को ट्रेन करना है। और मैं आपको यहाँ पे कसमन हल्फन कह सकता हूँ कि मैं आप सारों से तीसरी पुश्त का मैं वकील हूँ, मगर कॉन्फिडेंस के लेवल में मेरी टांगें कामती थी, मैं मुकम्मल तौर पतली सी मेरी आवाज़ थी, 2 लफ्ज़ मेरे से बोले नहीं जाते थे, मैं आपसे मीलों पीछे था। इस उम्र के ऊपर आप सारे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बैठे हुए, तो यू कैन बी हेयर 15-20 साल के अंदर आप यहाँ पे खड़े होगे, शायद मेरे से आगे भी हो। कानून को अप्रोच करें कॉन्फिडेंस के साथ और समझने की कोशिश करें इसमें हो क्या रहा है। अमेंडमेंट सर अगर आप यहाँ पे प्लीज़ खोल देंगे तो उसके बाद देन वी कैन स्टार्ट टेकिंग लुक एट देम। अमेंडमेंट्स पढ़ने के लिए, अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है यार, कोई बता सकता है किस चीज़ की? हाँ, कानून में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे किस में तरमीम हो रही है? आइन के अंदर हो रही है। तो यानी आपके पास मोबाइल्स के अंदर, कागज़ों के अंदर, किसी चीज़ के अंदर सामने क्या खुली होनी चाहिए जिस चीज़ में तरमीम हो रही है और तरमीम क्या कर रही है, ताकि समझ आए कि पहले की है सीते हुन की है। ठीक है, गुफ्तगू करने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ आपसे जिस अंदाज के अंदर ऑल्सो स्टडी द अंदाज जिसके अंदर मेरी ऑडियंस ये है, आप यू आर नॉट अ टेक्निकल लॉयर राइट नाउ, यू आर नॉट अ टेक्निकल जज, सो आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन दैट उस लेवल के ऊपर।
आपके साथ दोस्ताना अंदाज के अंदर गुफ्तगू हो रही है। ये सबसे पहले इसको ज़रा सा पहले सफ़े को जूम करिए। क्या गज़ट ऑफ पाकिस्तान क्या भला होती है यार, ये क्या चीज़ होती है? ये क्या है? ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर लिखा हुआ। हाँ, नोटिफिकेशन नहीं होता। गज़ट क्या चीज़ है? ये एक रिसाला है जिसके अंदर किसी कानून को कानून बनाने के बाद छाप दिया जाता है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिसाला है एक तरीके से, जिसके अंदर गज़ट के अंदर जब कोई कानून पब्लिश हो जाता है तो इट कम्स इनटू इफेक्ट, इट इज़ नोटिस टू ऑल ऑफ द वर्ल्ड के भाई ये देखो। उसको देखने में इस तरीके से होता है। इसको सबसे ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है, राइट, बिकॉज गवर्नमेंट की ऑफिशियल कॉपी है जिसके तहत आपको सोशल मीडिया के ऊपर 15 वर्जन मिल जाएंगी। अनऑफिशियल कोई बिल की कॉपी चला रहा होगा, अमेंडमेंट्स, दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू स्टडी। तारीख रेलेवेंट इसके ऊपर लिखा हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी, कानून के मुताबिक होता है। इस्लामाबाद के अंदर छप है मंडे 21 अक्टूबर 2024 को पास। तो एक दिन पहले ये कानून बनाने का तरीका क्या होता है, इससे आपको थोड़ा बहुत पता भी चलता है। ये आपके नज़र से दिखा रहा हूँ। सर बिल पास होता है आइदर सेनेट में या नेशनल असेंबली, और फिर और सर अगर दोनों का कंसेंसस हो जाता है वो प्रेसिडेंट के लिए, दोनों के दोनों से फिर कहाँ पे भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास। हाँ, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट क्या करता है? कोई और पता है ना, ये सारा इसलिए बताते रहना। प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होती है, या तो वो उस बिल को वापस करके उसके अंदर मजीद बिल निकालेंगे। इसमें क्या हुआ? सर इसमें प्रेसिडेंट ने इस बिल को पास कर दिया जो सेनेट और नेशनल क्या वो तो रात को 2 बजे मेरे ख्याल में पास हुआ, तो प्रेसिडेंट पेन तैयार करके मेरे ख्याल में बैठे हुए थे। अगली सुबह करके 9 बजे ये मिल भी गया, उन्होंने कहा ठा ठा फिर बीच में करके सकते, राइट। तो जल्दी भी आपको नजर आती है सारी की सारी इस तरीके से। सर एज बीइंग इन द लीगल प्रोफेशन वी हैव टॉक अबाउट कि ये द लीगल डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किस तरह से किए। हमने तो नहीं प्रिपेयर किया ना। हमारी गवर्नमेंट ने यार व्हाट वी द रीजन वी आर डूइंग दैट इज कि डाउन द लाइन ये क्वेश्चंस आएंगे जब व्हेन द वैलिडिटी ऑफ दिस अमेंडमेंट इज चैलेंज्ड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। स्टफ लाइक दिस इज आल्सो कंसिडर्ड कि पार्लियामेंट में इस पर कोई टाइम भी लगाया है कि नहीं, कि आंखें बंद करके कर दिया। लेजिस्लेटिव प्रोसेस को मैं आपको द रीज़न मैं मजाक में ये लतीफ़े वगैरह नहीं कस रहा और तंजन भी नहीं कर रहा, मुझे किसी के साथ कोई आई माइट इवन हैव टू डिफेंड दिस, या अगर किसी और पार्टी ने किया आई माइट हैव इवन हैव टू चैलेंज इट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू पॉइंट आउट बिफोर यू इज के जो ये प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, क्या पार्लियामेंट आंखें बंद करके कह सकती है ठीक है यार? क्यों नहीं कह सकती? कह सकती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। ये जब कॉन्सेप्ट वगैरह आगे बात होगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अमेरिका का ओलिवर वेंडल होम्स बड़ा मशहूर जज है, उसने जुडिशल रिस्ट्रेंट की थ्योरी कही थी। उसने कहा कि इफ़ माई कांग्रेस सेज दे वांट टू गो टू हेल आई विल हेल्प देम गेट देयर। कि जुडिशल वो जज साहब ने ये फरमाया कि जी अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जहन्नम में जाना तो फिर जाना है। और आंखें बंद करके उन्होंने किया, उन्होंने बड़ा सोच समझ के किया। वेदर दीज आर जस्टिसेबल थिंग्स और नॉट, वेदर कोर्ट विल लुक एट, कई केसेस के अंदर उन्होंने देखा कि इतनी जल्दी पास किया कानून। बट वंस अगेन ऐसे भी प्रिंसिपल्स मौजूद हैं जिसमें लिखा हुआ है कि नो मैला फाइडे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द पार्लियामेंट, कि बैड इंटेंशन के साथ कानून बनाया है। और भी मामलात हैं। ये आइडियाज़ और नुक्ते आपके जहन में मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि इन्हीं पे हमने खेलना है। शतरंज के पीसेज हैं और ये आपको नुक्ते पॉइंट आउट ये कर, अगर देखो आपने सिर्फ कानून देखा ना, तो अगर आपने इसको चैलेंज करना यू विल नॉट बी एबल टू, यू नीड टू सी। आपको मैं ये पॉइंट नुक्ते इसलिए बता रहा हूँ, किस दिन हुआ, कितने टाइम के अंदर हुआ, कैसे हुआ। इफ़ यू आर अपेयरिंग फ्रॉम द अदर साइड यू विल ट्राई टू सेट इट अप, राइट। कोर्ट के सामने कैसे होगा, तो समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि पेन तैयार करके प्रिंस बैठा हुआ था कि नहीं रात के 2 बजे पास हुए है और अगले हो गया। तो अगर आप पीटीआई के वकील हैं तो आप कहेंगे अनड्यू हेस्ट। आगे किस तरीके से नो काउंटर, प्रेसिडेंट ने क्या तैयारी की, प्रेसिडेंट को तो पढ़ने का टाइम नहीं मिला दस्तखत करने से पहले। 12 सफ़े हैं। अगर इतनी मोटा बीच में फॉर एग्जांपल कंपनीज ऑर्डिनेंस एक्ट हमने पास किया था, इतना मोटा, आंखें बंद करके पास करके पढ़ने का टाइम नहीं है सी इतने। अगर फी सफ़ा भी अगर आप 30 सेकंड भी लगा लें या 2 मिनट भी लगा लें करके, उन्होंने कहा ठीक है ठीक ही होगा यार कर देते हैं। तो स्टफ लाइक दैट, ऑल ऑफ दीज डिटेल्स, अटेंशन टू डिटेल्स इज व्हाट मेक्स यू अ लॉयर, मेक्स यू अ ग्रेट लॉयर। और जिसको पकड़ के आपने कहानी एक तस्वीर बना के अपने फेवर के अंदर केस डिसाइड वगैरह करवाना, तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आगे आ जाए, इसके ऊपर हम टाइम लगा रहे हैं। एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, रेगुलेशन शब्द है। नेशनल ऊपर जाइए,
फॉलोइंग एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट, दोनों इकट्ठे, हैज रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, उसने साइन कर दिया हुआ, उसकी हो गई हुई है, ऑन 21 अक्टूबर 2024, हेयर बाय पब्लिश फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। तारीख क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि एक प्रिंसिपल ऑफ रेट्रिक, लागू कानून कब हुआ भाई, छपा कब, और वो एक दिन पहले फांसी मिली हुई थी, उसको वो वाला कानून इंप्लीमेंट किया जाएगा कि अब किया जाएगा। आपका फॉर एग्जांपल एक राइट इसके अंदर दिया जाता है, आगे जाके देखेंगे एनवायरनमेंट का राइट एक 9A के अंदर किया है, आपका एनवायरनमेंट के ऊपर एक मुकदमा चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है, वो आगे कहता है जी उड़ा दें, अब तो एनवायरनमेंट का राइट आ गया, वो आप आगे से कहेंगे मेरे पे लागू नहीं होता। देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू दिस, ये इस तारीख के ऊपर आया, तारीख इज सिग्निफिकेंट, और ये फिर मैं आपको समझा रहा हूँ इन चीजों की सिग्निफिकेंस है, आप लिखेंगे समझेंगे तो। फर्दर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, expedient to amend the constitution of Islamic in the manner and purposes hereinafter appearing hereby enacted as follows। आगे चलें, ये रुक जाएं। जब भी आप इस कानून का नाम लिखेंगे, नॉर्मली सेक्शन 1 के अंदर लिखा जाता है उस कानून का एक्चुअल नाम क्या है। जब 26th अमेंडमेंट एक्ट नहीं लिखेंगे, अच्छा वकील वो लिखेगा एग्जैक्ट वर्ड जो कि नीचे जाइए ना सेक्शन 1 पे, नीचे 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 ये वाला, shall be called the Constitution bracket 26th Amendment Act 2024। मैं तो इतना भी बीच में हूँ, मेरे ख्याल में शायद 6 का H लिखना छोटा लिखना गलती है, लेकिन अब कानून में लिखा गया है तो मैं भी छोटा H डालूंगा 6 के अंदर। This is the exact word which has been given, so you better not be start saying the 26th Amendment ये वो वगैरह। A lawyer is about being precise, नुक्ते पे, अपनी कहानी अपनी जादुई इस्तेमाल नहीं करनी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको आगे जाके, ऑलवेज यूज द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन या इन द लॉ, यू विल नेवर गो रॉन्ग इन लाइफ। कोई दोस्त बता सकता है अली बाबा 40 चोर की कहानी कितने दोस्तों ने सुनी हुई है? हाथ खड़ा करो। हाँ, सिर्फ YouTube के ऊपर शायद वीडियो नहीं आया होगा कि वालदैन ने नहीं कोई आपको फेरी टेल्स नहीं सुनाई किसी ने बैठ के, अली बाबा 40 चोर क्या होता है उसके अंदर? तो आप में से बताएं उसके अंदर क्या होता है? गार के बाहर खड़े होकर क्या करता है डाकू? खुल जा सिमसन कहता है ना कि वो खोलो, एक खास अल्फाज इस्तेमाल करता है तो वो गार खुल जाता। वकालत में भी यही है, अगर जो अल्फाज तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्तेमाल हुआ है, यू यूज दैट, दोज आर मैजिकल लैंग्वेज वर्ड्स, दे हैव अ मीनिंग, सो यूज द लैंग्वेज। आपको ये पढ़ाने का ये है कि अपने सर के अंदर बिठा लें। दूसरा, ये सोफिस्टिकेटेड लेवल की लैंग्वेज है, ये करेंगे तो आप ज़्यादा टॉर वाले वकील नज़र आएंगे, ना कि अपनी तरफ से 26th अमेंडमेंट पास्ड ऑन फलां डेट। नो, दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड, इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। आज अभी इस वक्त कम इनटू फोर्स हुई है। अब क्या ये पुराने चीज़ों के ऊपर लागू होगी, पेंडिंग केसेस के ऊपर लागू होगी, कि आज के बाद होगी, ये अलग लीगल क्वेश्चन है जो कि एक वकील के सर के अंदर फौरन आता है। आई एम नॉट आस्किंग यू, बात मैं आपको बता ये रहा हूं, इट हैज डिफरेंट इम्प्लीकेशंस। इट कैन बी, अब पेंडिंग जो केसेस हैं वो पुराने शुरू हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर आप पढ़ेंगे, नो रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट क्रिमिनल वगैरह, राइट, पुरानी चीज़ों के ऊपर नहीं लागू होगा। पुराना अगर आपने कोई ऑफेंस कर लिया, वो आप बहुत बड़े एनवायरमेंट पोल्यूटर हैं, 9A के अंदर लिखा हुआ है कि आज से ये अब से आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आपकी अच्छी होगी एनवायरनमेंट और उसको वायलेट नहीं किया जाएगा। कैन यू क्लेम अंडर 9A और नॉट? कानून तो वैसे पहले भी मौजूद है एनवायरनमेंट के बारे में। तो स्टफ लाइक दिस, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द मोर तय में आप जाना पड़ेंगे। अच्छा वकील ये सोचते हुए यार इसका ये प्रोविजन आ गया, इसका मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका मुझे क्या नुकसान हो सकता है, अगर मैं इस साइड से होऊंगा तो मैं क्या इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ, अगर मैं इस साइड से होऊंगा तो मैं इसका क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। रिक्वायरमेंट्स क्या आएंगी जिसके तहत मैं पिटीशन अपनी जमा करवाऊंगा, जिसमें अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, क्या रिक्वायरमेंट्स उसने अगर नहीं लिखी तो मैं मुकदमा कैसे खारिज उसका करवा सकता हूँ। शतरंज के अंदर आप दोनों साइडों से, कई दफ़ा आप सफ़ेद हो सकते हैं, कई दफ़ा आप काले हो सकते हैं, खेलना होता है। आगे आइए, आर्टिकल, और इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी गौर से देखिए। इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल, ये अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट के जरिए एक आर्टिकल इंक्लूड किया जा रहा है, अल्फाज तब्दील नहीं किए जा रहे। 9A इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड आर्टिकल नेमली क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट।
every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment. कोई बता सकता है क्या मतलब है? मैं अपने घर में वैसे बहुत गंद में जाता हूँ, मुझे तो एक्चुअली ये लग रहा था कि बेगम आके मुझे आर्टिकल 9 नहीं कहेगी कि आप वायलेट करते हैं, किताबें हर जगह किताबें, या खाना खा के बर्तन उधर ही आप छोड़ देते हैं. डज दैट इफेक्ट दिस? डज दिस गिव द राइट टू दैट एज वेल? व्हाट डज दिस मीन एग्जैक्टली, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट? हाँ, क्लीनलीनेस का उससे, हेल्दी से तो समझ आ जाता है लाइफ का को थ्रेट हो, बट क्लीन का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं ना कि भाई. फॉर एग्जाम्पल कल देख रहे थे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने बोतल पानी शानी पीने के बाद बोतलें वहाँ पे सारी फेंकी हुई थी, और ऑस्ट्रेलिया से जो हमने कोच इंपोर्ट किया है वो अगर आपने देखा होगा तो वो बोतलें उठा रहा था. आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है वगैरह, मगर उसको शायद मेरे ख्याल में हमारे से बेहतर पता है. जेसन गिलेस्पी जो हमारा कोच है. 9 aim, every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment. 3 अलग-अलग चीज़ें. क्लीन और आपके मुताबिक तो क्या क्लीन, हेल्दी और सस्टेनेबल एक ही चीज़ है तीनों? एक प्रिंसिपल जो कि अपने पल्ले बांध लें. हम इंटरप्रिटेशन के जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन का जनरल प्रिंसिपल ये है कि एवरी सिंगल वर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी गिवन अ मीनिंग. दिस इज अ बेसिक प्रिंसिपल. सो अगर 3 अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो वकील विल आर्ग्यू कि ऑल 3 ऑफ द मीन डिफरेंट थिंग्स. कई होता है कई जगह पर, अगर आप थोड़ा सा और तय में जाएंगे तो ये जूसडम जनरी के नाम से भी होता है, कई जगह पे सिमिलर चीज़ें भी आ जाती हैं. बट यहाँ पे क्लीन मीन्स के कोई बाहर का कोई ऐसा वैसा कंटेमिनेंट नहीं होगा. आप मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे सोच सकते हो ना. एंट्रेंस के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, आपके यहाँ पे आसपास के ऊपर अगर वो हुआ है, यू कैन फाइल अ रेट पिटीशन. आपके कॉलेज वाले अगर फॉर एग्जांपल एक जगह के ऊपर वहाँ पे सामने गार्बेज के डंप वगैरह होते हैं और वो वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने अगर वहाँ पे रखा हुआ है, नाउ दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू दिस एज वेल. एक और सवाल ये आएगा, डज योर कॉलेज इज नॉट अ ह्यूमन एंटिटी? डज इट हैव अ राइट टू एक्चुअली फाइल, इसको कहते हैं रिट पिटीशन और नॉट? इज इट अ कॉर्पोरेट बॉडी और नॉट? 199 के तहत कॉलेज करेगा कि फिर डीन साहब करेंगे उनके बिहाफ के ऊपर कि जी यहाँ पे क्या वो पर्सन, इज दिस अ पर्सनल नेचर का राइट? कोई इंडिविजुअल, क्या उस बंदे का वहाँ पे रहना ज़रूरी है कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, मैंने देखा यहाँ पे बड़ा गंद है तो मैं कच्ची आबादी के पास से मैं रोज़ गुजरता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीज़ इनको पड़ता है, तो क्या कोई तीसरा बंदा आके उसका हक इन्फोर्स करवा सकता है? तो मैं आपके सामने और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में मैंने ये नहीं सोचा हुआ था आपसे आके बात करने के ऊपर. आपके सामने गुफ्तगू करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक वकील किस तय में जाके सोचता है. और गुफ्तगू में अच्छा यार ये है, और एक जुमले के ऊपर मैं 5 मिनट से बोल रहा हूँ. क्लीन का अलग मतलब है, हेल्दी का क्या मतलब है, अच्छा मेरे जहन के अंदर करके, और मैं आपके सामने आया ही हूँ कि आपके कान और जहन खोलने के लिए. प्रैक्टिकल वकालत फ़र्क है, ऐसे लिखना फ़र्क है. इम्तिहान में पास होना भी आपके लिए ज़रूरी है, ये भी आपकी ट्रेनिंग है रिटन एबिलिटी के अंदर. लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वकालत में आते हैं तो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है. डीन साहब को मस्का लगाना भी अलग चीज़ है बीच में इसके अंदर करके वगैरह, बट फिर वो आपका स्किल बना रहा होता है कि सिविल जज को आपने कैसे खुश करना है, सिविल सर जी को वगैरह इस तरीके से. और जो जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, हाँ आप कहते होंगे कि यार कि स्टूडेंट है हमारा जो क्लास फेलो हर वक्त सर की तारीफ करता रहता है ये करके वगैरह, मगर वो वाला ही शागिर्द प्रॉब्ली आगे जाके भी सक्सीड करेगा. रियलाइज दिस कि आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो आपकी ज़िंदगी के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ट्रेनिंग हो रही है. अपना स्किल सेट क्लास में नहीं बोलोगे तो एज अ वकील भी नहीं बोलोगे कि बाहर कोई जादुई टीका है कि जब प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा आएगा वकालत करने के लिए तो फिर बोलना शुरू कर दोगे. क्लास में नहीं लिखोगे तो क्या जादुई कोई टीका है कि वहाँ पे बाहर जाके फरफर लिखना भी शुरू कर दोगे, बोलना भी शुरू कर दोगे और समझनी भी आनी शुरू हो जाएगी. यू नीड टू बी इन्वॉल्व. अभी भी जो गुफ्तगू हो रही है ना, आप में से किसी ने अभी तक कोई हिम्मत नहीं की हाथ खड़ा होकर कि ये फलां सवाल का जवाब दें, तो जज के सामने की बोलोगे? मुझे तो डर लगता है एक्चुअली नॉर्मली लॉ के स्टूडेंट्स के सामने आके कि बड़े एक्टिव वगैरह होंगे. बट अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट द स्किल सेट विच इज आई एम ऑल्सो हेयर टू ट्रेन यू. इसके ऊपर तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने तो रिटर्न जाके करनी है,
2 साल के बाद जब आप हाई कोर्ट के वकील होंगे, दिस इज़ मोर अबाउट ट्रेनिंग यू अबाउट के व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ यू, क्या आपका अंदाज है, और अपने कॉलेज को, बिकॉज मैडम ने ये जिक्र किया कि मैं लीगल एजुकेशन का चेयरमैन हूँ पूरे पंजाब के लिए। आप आएंगे लाइसेंसिंग और आपको तैयार कैसे करना है प्रैक्टिकल साइड के ऊपर, उसके लिए हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा बड़ी कमी ये आती है कि यू गाइस थिंक दिस इज़ अ जोक, यहाँ पे जो है ऐसे लिखे अच्छे नंबर लिए वगैरह, आई नो दिस इज ट्रेनिंग कि आपकी कमाई कब होगी, अच्छे लेवल की कमाई होगी कि नहीं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा सकेंगे कि नहीं, कि बीवी झाड़ेगी कि नहीं, कि पैसे कमा के नहीं लाता। इट्स ऑल अबाउट योर सक्सेस। सो यू नीड टू बी कट थ्रोट एज वेल एंड यू नीड टू बी अग्रेसिव यहाँ पे। सो वंस अगेन आई हैव डाइग्रेस्ड, बट क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट का हक, तो आखिरी चीज़ मुझे ये बता दीजिए कि इससे पहले कोई क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट का हक नहीं था पाकिस्तान के अंदर? लिखने की क्या जरूरत है? यानी 73 से कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, पीपा भी बना हुआ है, पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह भी बना हुआ है। एक्ट तो बना हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले कोई दोस्त बता सकता है कि कोई राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट का हक था ही नहीं। राइट टू लाइफ के अंदर शैला ज़िया वाले केस और मुख्तलिफ केसेस के अंदर इसको रिकग्नाइज किया गया था कि जिंदा रहने के अंदर भी राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट मौजूद है, मगर अब क्लियरली आगे खोल के ले आए हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट राइट सस्टेन, वो तो मुख्तलिफ जजमेंट्स में मौजूद था राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, यहाँ पे सस्टेनेबल का वर्ड भी है, अंदाज भी ये हो जिसको बिल्कुल आप बरकरार भी रख सकें। अनसस्टेनेबल लेवल पे हाउसिंग सोसाइटी, दर हाउसिंग सोसाइटी, रावी के अंदर भी हाउसिंग सोसाइटी, रूडा भी बीच में बन गया, ये सारे का सारे इज दैट सस्टेनेबल। सारे दरख्त काट दिए, सांस आता नहीं है, स्मॉग आप के अंदर आप यहाँ पे हो रहे हैं, सर में आपके दर्द होता रहता है, तो आपकी पिटिशंस बनती हैं। एंड एवरी सिंगल प्रोविजन दैट वी आर लुकिंग एट, इट इज अ टॉय दैट यू कैन प्ले विद। सो एंगेज विद द लॉ, प्यार के साथ, इंटरेस्ट के साथ, और इस तरीके से अगर आप इस प्रोफेशन को लोगे तो बिस्तर से बड़े खुश होकर रोज निकलोगे कि यार ये जबरदस्त है, मैं ये कानून डेवलप करवा रहा हूँ। एक जजमेंट हुई, एक जजमेंट के अंदर आपने रूडा के खिलाफ एक हाउसिंग की सोसाइटी के खिलाफ किया, आपके फेवर में रिपिटेशन होगी, आपने अपने शहर का चेहरा बदल दिया, या जो बदलने की कोशिश कर रहा था, जो दरख्त काट रहा था, आपने कर लिया। तो आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये धमाका खेज मवाद भी एक लिहाज से आपका है। आप जो बन के आ रहे हैं, आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आप अल्लामा इकबाल, नेल्सन मंडेला, आप उसकी आल औलाद के अंदर से बीच में होने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। उसके ट्रेडिशन को उन्होंने नक्शा बदल दिया। दे आर द ग्रेटेस्ट ऑफ पीपल, जिसके लिए आ रहे हैं, सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आ रहे। दिस इज स्टफ थ्रू विच यू कैन मेक अ सोसाइटल चेंज एंड यू विल। और ये सारे का सारा रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ आप गरीब जगह से पढ़े हुए हैं, अंग्रेजी नहीं आती, ये नहीं होता, आप उड़ा के रख देते हैं। यू डोंट हैव टू बी बर्गर टू बेसिकली गो अहेड करने के लिए, बर्गर इतने अच्छे वकील नहीं बनते। बट समझ ये है कि लॉ से अगर आप प्यार करके और सही तरीके से तय में जाके पढ़ोगे तो छा जाओगे और लोगों की जिंदगियां बदल दोगे, अपने शहर की जिंदगियां बदल दोगे। और आप असल में पाकिस्तान को अगर किसी ने बचाना है ना, तो वो वकीलों ने ही बचाना है, क्योंकि पाकिस्तान को बनाया भी उसने ही था, वकील ने, आइडिया भी उसी का था, और ख़राब और तबाह भी शायद वकील ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा करते रहते हैं वगैरह। बिकॉज हमने बीच में डिग्रियां खरीदनी शुरू कर दी हुई हैं और प्राइड के साथ अपने प्रोफेशन को, गलत चीज़ को रोकना छोड़ दिया हुआ है। अब शायद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के हम औजार वगैरह बन गए हैं, हर वक्त ही रोड के ऊपर होते हैं। अभी मैं एक फंक्शन से उठ के आया, वहाँ पे डिसाइड ये हो रहा था कि जी एक अगर धड़ा आ गया तो अगला सारा साल जो रोड के ऊपर चीफ जस्टिस नहीं मानते, चीफ जस्टिस को नहीं मानते, एक अफरीदी साहब को मानता है। रूल ऑफ लॉ हवा से बाहर। सो अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस इज वेल कि ये पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है उसको ये रेगुलेट करने के लिए सारा आ रहा है। आगे आ जाए जी प्लीज। सेक्शन 3 इज अ लॉलीपॉप क्लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डाला गया, ये लिखा हुआ है जी। कोई बता सकता है पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाइए, नहीं ऊपर लगा हुआ अलहदा पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन आपने नीचे खोली हुई है मेरे ख्याल में। ये कौन सा 37 था, क्या लिखा हुआ है यहाँ, ये जाए, ये चैप्टर 2 क्या बुलाए यार कॉन्स्टिट्यूशन। ऊपर जाइए, ये खोलें, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी खोलें 2, ये खोलें, नीचे जाइए, क्या है, कौन सा, प्रमोशन ऑफ वेलबींग ऑफ द पीपल, नीचे आइए,
ये एफ में तो पहले ही लिखा हुआ था यार, 38 एफ, तो ये क्या बुला है, क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी क्या चीज होती है? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है? पढ़नी तो शुरू कर दी हुई ना, इधर तक पहुंचे हो कि नहीं अभी तक फंडामेंटल राइट्स के बाद? सर किस तरह रन किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को और कंट्री को? प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इस तरह होगा होना चाहिए, उम्मीद है, उम्मीद है। उम्मीद क्या है कि एफ के अंदर लिखा हुआ है प्रमोशन ऑफ सोशल, एलिमिनेट रिबा कंप्लीटली, ये तो अब अमेंड होके लगता है उन्होंने डाल दिया हुआ है, पहले लिखा हुआ था एलिमिनेट रिबा कंप्लीटली। यार ये कौन सा वाला खोला हुआ है? वैसे इन्होंने भी अपडेट कर दिया, पहले इन्होंने भी अपडेट कर दिया हुआ, पहले ये लिखा हुआ था एज सून एज पॉसिबल। तो अब तो तारीख दे दी, अब तो खत्म हो जाएगी ना पक्की पक्की इस तारीख के ऊपर, हैं तो हो जानी चाहिए, ठीक है, तो होगी। व्हाई एम आई सेइंग दिस इज अ लॉलीपॉप? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में इसलिए, व्हाई? द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में इसलिए तो उससे क्या फर्क पड़ता? ऐसा होगा, उनकी चाह है, ये जरूरी बाइंडिंग नहीं है। तो वो 9A तो है, मैं आपको कह रहा हूँ उसके ऊपर जाके आप रिटेन कर सकते हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकते? यार देखो, अगर आप वॉर्ड से देखोगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो जूरिस्प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, ये किसने डलवाया वैसे आपके ख्याल में ये वाली अमेंडमेंट? हाँ, तो उन्होंने क्या, उनको नहीं पता था मेरे ख्याल में, उनके जो वकील साहब थे कि यहाँ पे डलवाने का क्या होता, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल प्रोसेस एज वेल। वो जाके कहेंगे कि देखो मैंने तो तारीख फिक्स करवा दी, नहीं करते, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज, ये सारे का सारा। तो लॉलीपॉप इज ऑल्सो मीठा, मुंह मीठा करने के लिए इस्तेमाल वगैरह होता है, बट प्रैक्टिकली इफ यू टेक अ लुक एट इट फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, अब now if you want to go ahead and have it, this is another ground that you will have to basically say to the court कि जी ये भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में भी लिखा हुआ, अब तो देखें जानबूझ के तारीख भी डाल दी गई है, इसके बाद ना करना तो गवर्नमेंट इसको ब्रीच कर रही है। तो until and unless the सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से कि जी इन्फोर्सेबल चीज़ है, जब तक तो इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन आप कैसे उसको इन्फोर्स करवाएंगे? वैसे क्या तरीका है? अगर आप गिव मी एन एग्जाम्पल कि हाउ आर यू गोइंग टू रिबा के बारे में, इस कॉन्स्टिट्यूशन मैं फिर भी करवा सकता हूँ वैसे अगर करवाना चाहूँ, व्हाट विल माई आर्ग्यूमेंट बी? इसके बारे में थोड़ा सा सोच के बताइए। फेडरल शरीयत कोर्ट ने क्या किया था रिबा के बारे में? फेडरल शरीयत कोर्ट ने अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया था, इसके खिलाफ अपील जमा करवाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि विड्रॉ आई बिलीव करवा ली गई हैं, आई थिंक सारी शायद नहीं की हैं, कोई पेंडिंग है, आई थिंक हो गई हुई हैं विड्रॉ कुछ, और जो नहीं हुई हैं उसके लिए आप आगे जाके देखेंगे फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है कि उसका स्टे वगैरह और उसका इफेक्टिव होगा कि नहीं। आई कैन गेट अप एंड से कि जी ठीक है, आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इन्फोर्सेबल नहीं, बट फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट तो है। सो वंस अगेन आपको वो एक पत्ता दिखाया है जो कि अगर मैंने वकील के तौर के ऊपर उस साइड से करना है तो आई फाइंड माई ओन वे, आई मेक माई ओन आर्ग्यूमेंट दिमाग से। अगर मैं सामने से पेश हो रहा हूँ तो ये क्या प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या कह रहे हो, इन्फोर्सेबल नहीं है, ये जजमेंट है, ये जजमेंट है, ये जजमेंट है, ये जजमेंट है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू। मेरे पास दोनों साइडों की एम्यूनेशन मौजूद है जिसके ऊपर मैं कर सकता हूँ, और आपके सामने ये अभी भी आई है प्रोविजन, आई एम शोइंग यू द वे आई हैव डेवलप माई सेल्फ एज अ लॉयर, और जो आपकी एबिलिटी होगी दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एज अ गुड लॉयर। अपने क्लाइंट का आपने कहना है, नुक्ता आर्ग्यू करना है। आगे आ जाइए सर, लेट्स गो बैक टू द अमेंडमेंट। सॉरी बहुत ही आहिस्ता चल रहे हैं हम वगैरह, बट आपकी जो सबसे पसंदीदा अमेंडमेंट है वो मैं शायद उसको टच ही ना करूं। आगे आ जाए आर्टिकल 48 के ऊपर। ये 48 का क्या भला होती है? आर्टिकल 48 क्या चीज़ है, कोई बता सकता है? पाकिस्तान में सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है, सारी चीज़ें तो दस्तखत प्रेसिडेंट कर रहा होता है, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो मर्जी करता फिरे। आर्टिकल 48 क्या कहता है? ऑफ ऑफ किसका नहीं है, किसकी एडवाइस? अल्लाह मियाँ की, चीफ अवामी स्टाफ की? हाँ सॉरी,
आइडियली अब जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव का मतलब कैबिनेट भी होता है। सो अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली स्टेट्स, और वहाँ पे भी थोड़ा सा अभाम वगैरह है इसके अंदर करके, हाँ, बट अपने जहन में आप ये रखें कि प्रेसिडेंट का ज़्यादातर चीज़ों के अंदर अपना जहन नहीं है, क्योंकि हम एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं, हम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है और हम एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, और ये नुक्ता आपको ये बता रहा है। इसमें अमेंडमेंट थोड़ी सी ये है कि पहले लिखा हुआ था कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर के तहत किया जाएगा, और अगर किया गया तो जो भी एडवाइस है उसको कोर्ट नहीं देखेगा। प्रेसिडेंट का अगर कोई ऑर्डर वगैरह उसने कोई सारे के सारे साइन किए हैं, दिस इज नोन एज एन एग्जेम्पशन या एन एक्सक्लूजन क्लॉज एज वेल। इसको किन केसेस में कंसिडर किया जा सकता है, किन को नहीं किया जा सकता, अल्फाज ये लिखे हुए हैं कि कोई कोर्ट भी नहीं देखेगा कि उसको एडवाइस दी गई कि नहीं, वेदर एनी और इफ सो व्हाट एडवाइस वाज गिवन, प्रेसिडेंट ने अपना जहन लगाया कि नहीं लगाया। मुख्तलिफ आप पाकिस्तान की जब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, पहले 58(2)B हुआ करता था, कोई बता सकता है वो क्या बला थी? चाहता था तो पार्लियामेंट को थैंक यू वेरी मच, जाएं जी प्लीज घर। 58(2)B होता था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से ख़त्म किया गया। वो किसने ऐड करवाया था? क्योंकि वो चाहते थे वो सदर बन के कि यहाँ पे करें। फिर मैंने कहा पावर मैप, हर बंदा अपना प्यादा चला के अपनी मुख्तलिफ जगह के ऊपर जाके पावर कर, और अभी भी फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का एक क्रूशल मामला है कि पार्लियामेंट ने पावर जुडिशरी के पास से खींच ली है। अब कोई मुझे बता सकता है, दिस इज अ ब्रॉडर थिंग, किसके पास पावर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? हाँ, क्यों? चोर हैं सारे? नहीं, अभी तो आप सारे बैठ के गालियां निकालते रहते हैं, हर वक्त आप कहते हैं पॉलिटिशियन सबसे गंदा बंदा कोई है ही नहीं उससे, तो हाउ आर यू सेइंग कि व्हाई शुड दे हैव द पावर? आपके ख्याल में फ़खार चौधरी साहब को आपने बीच में कंधे के ऊपर उठा के नहीं कहा ग्रेट चीफ जस्टिस ये सारे के सारे, और पकड़ के सुओ मोटो के अंदर उन्होंने बड़े चोर इसको पकड़ा, उसको ये किया वगैरह? किसको? हु शुड हैव द पावर? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कौन है? किसके पास? सबसे पावरफुल कौन है? वो तो है, हाँ, ट्राइकॉर्ड। पाकिस्तान में तो फाइव पावर्स हैं मेरे ख्याल में, शायद इस्टेब्लिशमेंट भी है, आर्मी भी है, और मुख्तलिफ सारे के सारे, तो वो बट ट्राइकॉटमी अगर है भी तो उसमें से किसी ने तो पावरफुल होना है, कि कोई भी नहीं है। क्या मतलब? कोई भी एक पावर पावरफुल हो जाएगी, कोई भी एक एंटिटी पावरफुल हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव हो जाएगी, लेजिस्लेटिव हो जाए, तो चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है वो रन नहीं कर पाएगी सही तरीके से। बाकी जहाँ तक आपकी बात है कि 5 पिलर्स हैं, जहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट भी, आर्मी भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि 3 ट्राइकॉर्ड पावर्स की जो एंटिटीज हैं, तो बेसिकली पावर सबके अंदर डिवाइडेड है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए पाकिस्तान के अंदर। फिर मेरा सवाल ये, सबसे ज़्यादा सुप्रीम कौन है? वो सही कह रहा। अब टू माई माइंड, कम अज़ कम मेरे जहन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम थिंग, बिकॉज वो सारे का सारा रूल्स ऑफ द गेम सेटअप कर रहा है। ये मुकम्मल तौर पे फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए डिग्रियां तो आप पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी कहेंगे। अमेरिका से अगर आप पढ़ के आए हो तो आप चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करेंगे, या अगर आपकी पार्टी को या क्लाइंट को सूट करता है। इशू फ्रैंकली ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट टू माई माइंड इज सुप्रीम, बिकॉज इट फिक्सेस हर बंदे की सारी पावर्स। बट उसके जवाब में ये कहा जा सकता है कि पार्लियामेंट तो कर सकती है, अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने की, तो इज पार्लियामेंट नॉट द मोस्ट सुप्रीम? फिर आप जाके आगे से कह सकते हैं हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जुडिशरी इसको शायद स्ट्राइक डाउन भी कर सकती, तो इस जुडिशरी इज द मोस्ट सुप्रीम। बट जुडिशरी के जजेस तो लगाते हैं या अब पार्लियामेंट वाले, इज दैट नॉट सुप्रीम? सो व्हाट हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक दायरा है जिसमें एक बंदा भी अपने आपे से बाहर होता है तो दूसरा उसको खींचता है। दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। हर बंदा सुप्रीम है अपने अपने दायरा इख्तियार में। जुडिशल रिव्यू आप आगे जाके उसकी थ्योरी वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे होता है जब एग्जीक्यूटिव आपे से बाहर होता है तो रिट होती है और कोर्ट कहता है कि आप अपने एक दायरे के अंदर तो हैं, मगर आप आगे जाके ये बियॉन्ड एक्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन कैसे कर रहे हैं? आप आगे जाके किसी और चीज़ की जिसकी पावर ही आपके पास नहीं मौजूद, वो आप कैसे कर रहे हैं? तो दिस इज द नोन एज द थ्योरी ऑफ अल्ट्रा वायरीज।
ये सारे सोफिस्टिकेटेड है आपके जहन के अंदर, ये इसलिए चीज़ें अल्फाज कर रहा हूँ कि आगे जाके आएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग थिंग, जो सारी की सारी इसके अंदर कानून में थीम्स हैं, और फिर आगे लेके चलेंगे. सो यहाँ पे इसको ये वाली अमेंडमेंट इसलिए आई है, क्या करना चाह रहे हैं पावर मैप के अंदर, ये जुडिशरी को प्रेसिडेंशियल एडवाइस, प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दी गई उसके अंदर न घुसाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुमने नहीं आना, तुम ना पूछ सकते हो, तुम कौन हो कि जी आके जी प्रेसिडेंट ने एडवाइस दी कि नहीं और उसके बाद ये हुआ कि नहीं है, सारे का सारा करके. यू हैव नो प्ले इन दिस बिकॉज ये हमारा एरिया है, राइट. तो चेक्स एंड बैलेंसेस, ज्यूरिसडिक्शन का जो आइडिया है उसको आइडिया को आगे लेके जा रहा है. आर्टिकल 81 पे आ जाइए जी. यहाँ पे 81 इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर यू. 81 के अंदर ये लिखा हुआ है कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एक होता है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं. वो पैसे इलेक्शंस के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के भी ये ऐड कर दी गई हैं उनके अंदर चीज़ें, और उसका असर बेसिकली ये हो रहा है कि उसके तहत इन चीज़ों के लिए भी पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ था, अब फंडिंग मिल जाएगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से. इलेक्शंस के लिए भी ये लोगों ने चालाकी रखी हुई थी कि अपनी मर्जी से करवाने हैं, पैसे मिलते हैं कि नहीं, उन्होंने लिख दिया फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो होंगे उसके भी वहाँ से पैसे आएंगे. फेडरल गवर्नमेंट देगी, लोकल गवर्नमेंट देगी, कौन देगी, किस तरीके से, ये वजूहात इस्तेमाल की जाती थी इलेक्शन रोकने के लिए, वो जी पैसे नहीं आए. सो स्टफ लाइक दैट. प्लीज़ ऑल्सो अप्रिशिएट कि अमेंडमेंट्स में कंट्रोवर्शियल पार्ट्स भी हैं बट नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी हैं. ये आपके लिए नज़दीक कौन नॉन कंट्रोवर्शियल है, दिस इज स्टफ दैट यू नीड टू टेक अ लुक एट. ये पढ़ने के लिए फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड आर्टिकल 81 खोलें कॉन्स्टिट्यूशन का. अमेंडमेंट में इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये वगैरह. अब उन्होंने तो अमेंड कर ही दिया हुआ है वगैरह, तो बट पहले वहाँ पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ होता था, अब वहाँ पे नहीं लिखा हुआ. बल्कि रहने दीजिए मैडम, वी कैन प्लीज गो बैक टू द अमेंडमेंट. इस पे इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. आगे आ जाए. एपल ये लिखा हुआ है आर्टिकल 111 है कि ये मेरे ख्याल में किसी का फरमाइशी प्रोग्राम भी मुझे लगता है, पहले ये लिखा होता था. दिस आर्टिकल 111 कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि हु हैज द कौन बोल सकता है प्रोविंशियल असेंबलीज में, MPs बोल सकते हैं और राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है. 111 के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपका जो एडवोकेट जनरल है, हेड ऑफ द लीगल साइड के ऊपर, वो भी हो सकता है. बट अब ऐड कर दिया गया है कि जी एक एडवाइजर भी जो फलां क्लॉज के तहत अपॉइंट होगा वो भी जाके पाल कर सकता है. पता नहीं किसका फरमाइशी प्रोग्राम था, बिकॉज फेडरल वाले के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं की. फेडरल के अंदर अटॉर्नी जनरल होता है, प्रोविंशियल के अंदर, ठीक है, वो करने के लिए. आगे 175A पे आ जाइए. 175A कंट्रोवर्शियल है. पहले वो जो बनी हुई थी कमीशन वगैरह, उसके अंदर 175(1) के अंदर उसमें लिखा हुआ, अब उन्होंने ऐड कर दिया है अपॉइंटमेंट के अलावा एंड इवैल्यूएशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं है कि जजेस काम करते हैं कि नहीं, वो भी अभी एक कमीशन किया करेगा. तो मुझे बता सकता है ये, इसके बारे में थोड़ी सी हम जरा डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं. ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है कि जजेस को पार्लियामेंट अपॉइंट करती है? हाँ, क्या कैसे? अमेरिका के अंदर तो सारे के सारे करते ही सेनेट वाले, उनकी तो वो मिच काट देते हैं उनका जो आता है. बल्कि मेरा एक क्लासमेट ही है, पाकिस्तान का पहला मुसलमान वो जज बनने लगा, पाकिस्तान का नहीं, मुसलमान उम्मा का पहला अमरीकी जज बनने लगा था, अदील मंगी. मेरे साथ उसने ऑक्सफोर्ड के अंदर भी था और लिंकन से उसने मेरे साथ बार भी किया. तो उन्होंने सेनेटर्स ने उनको उसका कोई 15-20 साल करके उसके प्रो पैलेस्टीनियन था, उसको पकड़ के उन्होंने नहीं बनने दिया. क्यों? जजेस को क्यों हक होना चाहिए जजेस लगाने का? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है? प्रीएम्बल पढ़ दे जरा, खोल दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का.
क्या उसके अंदर लिखा हुआ है हुक्मरानी कायनात की अल्लाह मियाँ के बाद जजेस के पास है? किसके पास है? पढ़ लीजिए ना जी। Sovereignty belongs to Allah Almighty alone and authority being exercised by the people within the prescribed ये करके people of the Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust. Democracy, freedom, equality और ये सारे state shall exercise the powers and authority through the chosen representatives of the people. जिनको हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं, आइन शुरू ही इधर से होता है डेमोक्रेसी के तहत। सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है समझने की, तो अगर ये अगर अपॉइंट कर रहे हैं किसको कहते हैं पार्लियामेंट वाले, तो ये तो एक जज इंडिपेंडेंट कैसे होगा? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट कैसे फिर चलता है? कोई बता सकता है क्या मतलब क्या है? उसकी एम्पावरमेंट को कम नहीं किया जा रहा है, नहीं, प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जनरल कॉन्सेप्ट्स में हम बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोलने के लिए वैसे मैं 3 घंटे भी बोल सकता हूँ वैसे फायदा हुआ, तो मुझे बता दीजिएगा जब आप में मुझे रोकना हुआ। बट ये देखो थोड़ा सा दिल खोल के दिमाग खोल के बोलो एंड ट्राई टू एंगेज। मुझे भी पता कई चीज़ें मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ वो तीली लगाने के लिए गलत बोल रहा हूँ, मैं प्रॉब्ली आई डोंट बिलीव इन दोस, बट बात ये है कि आपसे जवाब मैं कोई ना कुछ लेना चाहता हूँ। हाँ होते हैं वो अपने डिसीजन डिक्लेयर करने में मतलब आसान होते हैं, वो बाउंड नहीं है, उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है कि आप ये फैसले नहीं दे सकते। ये भी आर्गुमेंट्स करते हैं वकील, लेकिन वो बाउंड होते हैं, वो इस लिहाज से इंडिपेंडेंस होते हैं, जो जजेस होते हैं वो अपने जो डिसीजन देते हैं उसमें इंडिपेंडेंस होते हैं। और बाकी जो बात की कि ये जो सिलेक्शन से जो जजेस की ये बायला पार्लियामेंट की हमारे यार देखो नहीं बात बेस प्रिंसिपली ये है क्योंकि जुडिशरी वाली साइड के ऊपर ये कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों को फिर लगाते रहते हैं, ठीक है। मैं समझाना आपको बेसिकली ये चाह रहा हूँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये मतलब है कि वंस ही बिकम्स अ जज देन ही इज इंडिपेंडेंट। बिफोर हिज अपॉइंटमेंट दैट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कि जी ये है, जब वो हो गया फिर आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। और एक वजह भी है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस थोड़ी बहुत पढ़ी हो ना, पीटीआई ने लगा लिया बंदे जज साहबान, गवर्नमेंट जाके चेंज हो गई, एक वजह होती है कि आप पॉलिटिकल वगैरह को किसी करने के लिए गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, वो ऑपोजिशन में चले जाते हैं, उनको रगड़ा मिल रहा होता है, तो जजेस तो वहाँ पे मौजूद हैं उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए। उसके मुताबिक द सिस्टम इज सपोज टू वर्क लाइक दैट। आपका ख्याल लोगों का ये होता है कि जिसकी पॉलिटिकल एलिजेंस नहीं है, आसमान से कोई उतर के आएगा, दूध में धुला हुआ आएगा जो सारे का सारा होगा। नो, द वे द सिस्टम इज सपोज टू वर्क, आफ्टर यू डू इट देन यू से कि अब 209 के अलावा हम तुम्हें निकाल भी नहीं सकते, राइट? आप उसको अंडर प्रेशर लाएं, वो जजेस ने खत लिखा, ये 172 चीजें, ये सारी पॉलिटिकल चीजें हैं जो कि मैं आपके सामने कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल बातें इसलिए कर रहा हूं कि आंखें बंद करके भी स्टूडेंट नहीं बनना। मुल्क को मैंने कहा कि आपने ठीक करना है, सो इसी चीज के बारे में यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस एज वेल एंड हैव एन ओपिनियन। यू कैन से कि गलत कह रहे हो यार, पॉलिटिकल वाली बैकग्राउंड का, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी का है, किसी लॉयर फोरम का है, किसी पार्टी का वगैरह, तो क्या उसको लगना चाहिए जज? वो डिटर्मिन होगा। और इसीलिए आप देखेंगे जाके जो अपॉइंटमेंट की कमेटी है उसके अंदर भी बैलेंस रखा गया है, ऑपोजिशन के बंदे भी रखे हुए हैं, सेनेट से भी बंदे रखे हुए हैं, एंड दिस इज हाउ यू ट्राई टू मेक अ सिस्टम। अमेरिका में भी यही है। अमेरिका में वो टीवी के ऊपर दिखाते हैं, उसकी पगड़ियां उछाल रहे होते हैं, क्लैरेंस टॉमस की कि जी तूने फलां स्टूडेंट जब था तो तूने फलां माई के साथ तेरा ये सिलसिला था, ये था, वो भी खोल के ले आते हैं और वो पकड़ के सारे और वहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज के अंदर है। सो क्या वो पाकिस्तान के अंदर सूटेड है कि नहीं, वो एक अलग चीज़ है। सो वंस अगेन ये जजेस के अपॉइंटमेंट का जो तरीका है उसको यहाँ पे हाथ लगाया गया है और उसको तब्दील कर दिया गया है। पहले क्या था? नहीं, जजेस को कौन अपॉइंट करता था, क्या तरीका था? नहीं, आप देखें जुडिशल कमीशन कह रहे हैं, असल में पहले जो आई थिंक 18th अमेंडमेंट के जरिए आया था या 16 के, आई कांट रिकॉल राइट नाउ, पहले जुडिशल कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी थी करने के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने खींच के पार्लियामेंट्री कमेटी को रबर स्टैम्प बना दिया।
और अपने ही लगाया करते थे सारे के सारे जजेस अपनी रिकमेंडेशन। अब पार्लियामेंट ने कहा कि नो, हम लगाएंगे, आप चलाएंगे, आपकी कंसेंट वगैरह। फॉर एग्जांपल आगे जाइए सर प्लीज, अब अमेंडमेंट पे आ जाए, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है चेक करने वाला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, कमीशन है, ये कोई गिनती करनी शुरू कर दी है कितने यार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 1, वो चेयरपर्सन होगा। सीनियर मोस्ट जजेस 3 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 हो गए जजेस फेडरल लॉ, और 4 हो बल्कि, और मोस्ट सीनियर जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस एक आ गया, ये 5 हो गए, और बाकी फिर नॉन जजेस हैं सारे। मेजॉरिटी किधर गई, आगे गिन लीजिए, फेडरल लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल 2, 3 वकील आ गया, 2 मेंबर सेनेट से, 2 इधर से, 4 ये आ गए, 7 हो गए, 7 एक औरत आ गई बीच में, ये नॉन मुस्लिम आ गए जो कि मजलिस शुरा के मेंबर ना हो, एक ही हो गए, 8 ये हो गए, और 8 और 5 13 हो गए, जिसके अंदर से 5 सिर्फ अब जजेस हैं। तो चीज़ क्या नजर आई यहाँ पे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, इसके अंदर अमेंडमेंट के जरिए उन्होंने कह दिया है कि अब नॉन जजेस की मेजॉरिटी है, वो भी उनका भी ओपिनियन होगा कि बंदा लाना है कि नहीं, अगर वो लगाना है तो, अगर वो ना करते तो ना फारे। तो अब वो आपको जचता है कि नहीं, आपको पसंद है कि नहीं, बट दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ सेज, दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग राइट नाउ। फायदा होता है, क्वालिटी आती है, नहीं क्वालिटी आती है क्या, अब सारे के सारी बंदर बांट हो जाएगी यहाँ पे कि हर जो पॉलिटिकल पार्टी का जो बंदा है वो अपना CV उठा के ले आएगा। अब तो उन्होंने उम्र भी 40 साल कर दी है, आप जल्दी बनने लगे हैं सारे के सारे हाई कोर्ट के जजेस। मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ यार, 50 साल के ऊपर जाके सारे के सारे, तो अब मुझे इधर भी काफ़ी जजेस नज़र आ रहे हैं करके। सो जल्दी आपने सारे के सारा करना, बट व्हाट आई मीन टू शो टू यू कि दे हैव मेड इट मोर परमिसिबल, और उन्होंने सीटें भी बढ़ा दी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी होंगे, ये भी होगा, वो भी होगा, खाली वगैरह सारे हैं, तो अब भरने के लिए वो जा रहे हैं। कोई मुझे बता सकता है कि क्या ये लाजमी बात है कि पॉलिटिशियन अच्छा जज नहीं बन सकता, कि पॉलिटिशियन को जज बनना चाहिए? अमेरिका के जो दो बेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ ऑल टाइम हैं, दोनों के दोनों पॉलिटिशियन थे। अमेरिका का ग्रेटेस्ट चीफ जस्टिस किसको कहते हैं, द ग्रेट चीफ जस्टिस को किसको कहते हैं, कोई बता सकता? मार्बरी वर्सेस मैडिसन का केस किसी को पता है, जिसने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट इन्वेंट एक तरीके से किया था? उस जज का क्या नाम था? और नहीं पाई की खा रहे, थॉमस जेफरसन से उसकी जानी दुश्मनी थी, वो उसका कज़न था और उसकी लड़ाई हुआ करती थी उससे बहुत ज़्यादा। जस्टिस जॉन मार्शल वाज अ कज़न ऑफ थॉमस जेफरसन, जो के बाद में प्रेसिडेंट आया, और दोनों का आपस में एक कुत्ते का वैर था, तबाह के दुश्मनी थी। और जो जॉन मार्शल था वो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उससे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था उसका जो प्राइवेट सेक्रेटरी था उसको उन्होंने चीफ जस्टिस अमेरिका का लगा दिया था कि वो खुडल लाइन कंसिडर होती थी उस टाइम के ऊपर। उसने मार्बरी एंड मैडिसन के अंदर जाके लॉ को डेवलप किया और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट वगैरह किया उसके ऊपर उन्होंने, और उनको चीफ जस्टिस के लिए बंदा नहीं मिलता था। जॉन जे से पहले जो वहाँ पे चीफ जस्टिस था, उसने एंड में सेकंड आई थिंक चीफ जस्टिस ने कहा था कि यार मैं तो छाट दिया, रहने दो, ही लेफ्ट इट। उस जमाने में घोड़े शोड़े होते थे, पूरे मुल्क में फिरना पड़ता था, उन्होंने कहा कि यार मेरे बस का काम नहीं है, और उनके पास जॉन मार्शल के टाइम के अंदर आके उनको बिल्डिंग मिली, उनके पास तो उस टाइम में बिल्डिंग भी नहीं थी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका कोई मुझे बता सकता है? वॉज अ जेंटलमैन कॉल्ड अर्ल वॉरन। अर्ल वॉरन वॉज द गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, और वो अगले प्रेसिडेंशियल जो होना था, इलेक्शन होना था, उसके अंदर सिटिंग प्रेसिडेंट का के अगेंस्ट खड़ा होने लगा था। उसने कहा कि जी मैं आपको चीफ जस्टिस क्यों ना बना दूं, और उसने जाके जो आई थिंक आइजनहावर था, या आई कांट रियली रिमेंबर, बट उसको ही वाज मेड द चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका। दोनों जो साहिबान थे सियासतदान थे, लॉ नोइंग इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन सियासत को इस्तेमाल करके कोर्ट को अपने साथ लेके चलते गए आगे। काजी फैज़ ईसा साहब के बारे में आप ये कह सकते हैं कि सियासतदान नहीं था, इसलिए कोर्ट फ्रैक्चर हो गया, अद्धा धड़ा इधर चला गया, अद्धा इधर चला गया। ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द कोर्ट।
इफ्तिखार चौधरी साहब का कहते हैं कि वो उनका टेन्योर भी लंबा था, एक ये वजह की वजह से उन सारे के सारे उनके साथ चलते थे, राइट। कैसे करना है, दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एज वेल। अगर आप अमेरिकी को सुप्रीम कोर्ट को क्लोजली स्टडी करें ना, वहाँ पे बिहाइंड द सीन्स उनकी आपस में बहुत पॉलिटिक्स है, सारे मिलके सारे केसेस सुनते हैं और फिर उसके अंदर वोटिंग वगैरह होती है। सो अंडरस्टैंड दिस। और मैं कह रहा हूँ जो सबसे ये जो गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया था अर्ल वॉरन, इसने नक्शा ही बदल दिया सारी की सारी को, अपनी कौम का ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन के नाम से केस किया, जिसमें कालों को हकूक दी गई, कालों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ सकते हैं जहाँ पे गोरों के होते हैं। और उसने इन्फोर्स करवाया कि नहीं, मैं कहता हूँ बराबर हैं, आइन कहता है बराबर हैं तो अभी पढ़ेंगे, और फिर बराक ओबामा हो गया। सो अंडरस्टैंड दिस कि जिस चीज़ के अंदर आप आ रहे हैं, कोई ख़राब चीज़ आपको नज़र आती है तो आप उसको बदल के आप अपनी नस्लें चेंज कर सकते हैं। आप माइनॉरिटी से हैं, आप गरीबों के हकूक़ के बारे में बीच में बात करते हैं, आप इंडिया के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अगर आप इंडिया के चीफ जस्टिस बन जा सकते हो तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का आप कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जस्टिस GPN भगवती वो खुद कहता है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दी, गरीबों को तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे यहाँ पे आने के लिए, मैंने उनको उनके हकूक़ दिलवाए। लोग उसको पूछते हैं, उसकी किताब मौजूद है, आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ यू गिव मीनिंग टू योर लाइफ एंड देन यू कैन डू गुड थिंग्स। बिकॉज आप जिस चीज़ के अंदर आ रहे हैं, जिस प्रोफेशन के अंदर, लोग आपको बेवाएं, अपनी बुढ़ी बुढ़ी अम्मियाँ आपको अंगूठा लगा के खाली कागज़ पे दे देते हैं। आप बेशरम होके उनकी प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम के ऊपर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जानवी भी बन सकते हैं, और आप उसको उसका हकूक भी दिलवा सकते हैं जो 20-20 साल से वो रुल गई है बीच में नीचे करके। अंडरस्टैंड दिस, ये वाला जो प्रोफेशन है इज ऑफ द मोस्ट मॉरल पीपल। इन चीज़ों के साथ तो ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं लेक्चर देने के लिए भी आया हूँ, बट ये प्रोफेशन उन बंदों का भी है, वकीलों को गोलियां भी मार दी जाती हैं, वकील प्रॉपर्टियों पे भी कब्जे करते हैं, और आपके पास अनलिमिटेड नौयत की पावर है। अगर आप उसको सही तरीके से इंसानों के तौर पे नहीं करेंगे तो उसका काम भी काफ़ी ख़राब होता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। आपके साथ जो बात करने के लिए आया और एक तरीके से आपको ये करने के लिए उम्मीद है कि आप भी इसके तहत सारे के सारे जजेस बने, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उससे पहले अच्छा एक वकील बनना है और अच्छा इंसान बनना है। आगे चलें प्लीज़। इनको इतना ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टीवी के अंदर वैसे ही बीच में लड़ाई मार कुटाई वगैरह मिलती रहेगी इतने। और मैं इनके बारे में यही कहता हूँ कि बड़े लोगों की वड्डी गल्लां सानू की, ये जो है कौन लगता है, किस तरीके से लगता है, आपके 10 साल के बाद जब आएगा, जब आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, an important aspect that is going to come into all of this is constitutional benches का एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। कोई दोस्त बता सकता है उसके बारे में क्या लिखा गया यहाँ पे? एक चीज़ ये भी ऐड कर दी, वंस अगेन बड़े लोगों की बड़ी बातें, चीफ जस्टिस 3 साल के बाद उसका टेन्योर फिक्स कर दिया क्या वो 65 से पहले अगर उसके 3 साल पूरे हो जाएं तो वो रिटायर हो जाएगा। या अफरीदी साहब इससे इफेक्ट होंगे, बट वंस अगेन इंसानों की बड़े लोगों की बड़ी बातें, आप अपनी चीज़ें वगैरह देखें जो आपके हकूक़ और आपकी वकालत को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे 3 साल का, बट देखो मैं आपको हल्की बात कर रहा हूँ, एक सॉरी पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि ये एक्चुअल चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। प्रोवाइजो प्रोवाइड ऊपर लिख दिया गया कि प्रोवाइडेड टर्म ऑफ चीफ जस्टिस शैल बी 3 years अनलेस ही सूनर रिजाइंस और अटेन्स 65 और इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद व्हिचएवर इज अर्लियर। Provided further, Chief Justice on completion of term 3 years shall stand retire notwithstanding his age of superannuation। जो हम बात कर रहे थे उसका जवाब इधर आगे। सॉरी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये ऐसा ना, जैसे कि आपने स्टेटमेंट दिया ना, तो ये ताज़ा ये अमेंडमेंट आई जी जी, तो लोगों में भाव जा रहा है ना, ये 3 साल के लिए बनेगा, उसके बाद ये रिटायर्ड हो गया कि अब चूंकि लिख दिया कि नॉटविथस्टैंडिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा हो कि 65 पे रिटायर होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, तो यहाँ पे ये लिख दिया है। अगर ये ना लिखा होता नॉटविथस्टैंडिंग द एज ऑफ सुपरएनुएशन, देन फिर कॉन्फ्लिक्ट था। अब नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद कह रही है
कि नॉट विथ स्टैंडिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन वो कंसिडर होगी। इट्स क्लैरिफाइड। क्योंकि मैंने ये स्टडी की थी, मैंने इस चीज़ का हम आपसे आज सीखेंगे, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि क्या इसको अगर यही पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इसे दोबारा भी एक्सटेंड कर सकती है, इसका रिन्यूअल या नहीं? अच्छे मुश्किल वगैरह नहीं। देखिए उसके अंदर अगर तो लिखा होता है यहाँ पे प्रोविजन, आई मीन वंस अगेन इट्स एन आर्ग्यूबल थिंग। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी लिखा हुआ है कि अगर आप लिख भी दें तो फिर भी एक्सटेंशन वगैरह तो मिल जाती है कि वो रिटायर हो रहा है और ये करके। अब यहाँ पे देखिए अच्छा क्वेश्चन है एग्जैक्टली व्हाट डू यू डू, इस चीज के बारे में नहीं लिखा हुआ, राइट। बट एक चीज आप इसके अंदर और से ये देखें कि उसकी मंशा ये है कि वो 3 साल के बाद गया। अगर उसने लिखा होता एक्सटेंशन के बारे में, रीअपॉइंटमेंट के बारे में, फिर शायद होता। बट ये लिखा हुआ है कि 3 साल का जब उसका कंप्लीट हो गया ही विल रिटायर, उसकी टर्म खत्म हो गई। तो अब आगे कंप्लीशन ऑफ ही शैल स्टैंड रिटायर्ड। अब रिटायर्ड जज को आप नहीं लगा सकते, ही इज नो लॉन्गर अ जज। मैं अगर आर्ग्यू करूं सामने से तो आई विल बी आर्ग्यूइंग कि दिस इज एग्जैक्टली द मंशा, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हिम गेटिंग अनदर एक्सटेंशन। वो नहीं ले सकता यहाँ पे करने के लिए। बट ये अब हम आएगा, हो सकता है जब अगर रिटायरमेंट से पहले हर बंदे को भी दिल वगैरह चाहता है कि, और इसमें भी वो पॉलिटिकल एलिमेंट नहीं है कि अगर वो गवर्नमेंट के साथ उसकी कंफर्टेबल रहा हो वो एक्सटेंड कर देंगे, क्योंकि रिटायर्ड तो उसके बाद सवाल से देखिए उसकी एक्सटेंशन आई, रेट जमा किसी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा करा दी, कौन सुनेगा? ने खुद तो नहीं सुनेगा, सेम पता नहीं। तो उसके भाई नंबर 2 वाला उसको अलाउ करेगा या 3 वाला करेगा? अगर कर देगा तो कर दे, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट जैसे जो कहते हैं ब्लैंक एरियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इश्यूज नहीं है, दैट इज लेफ्ट अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट। आई कैन नॉट डेफिनेटली से, बट मेरे नजदीक मेरा आर्ग्यूमेंट यही होगा कि उसको एक्सटेंशन नहीं दे सकते, बिकॉज अदरवाइज इट रेंडर्स इट मीनिंगलेस। एक प्रिंसिपल ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज को आपको मानी देना लाजमी है। यू कांट रेंडर इट मीनिंगलेस कि एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी मौजूद है, तो फिर 3 साल लिखने की क्या जरूरत है कि 3 साल के बाद वो रिटायर्ड तस्वर होगा। वो कह सकते हैं कि जी वो रिटायर्ड हर्ट हुआ, रिटायर्ड हर्ट वाला तो वापस आ ही सकता है। यार मैच का कोई बता सकता है क्या स्कोर हुआ? मुझे उसकी बहुत फिक्र थी वगैरह, मैं तो तुम्हारे कानून कर रहा हूँ अगर है। और सारे आउट हो गए थे इतनी जल्दी। मैं तो जब आया हूँ तो उसकी 77 की पाकिस्तान की लीड, ओए होए जबरदस्त यार, बरकत पड़ी है तुम लोगों के पास आके। मैंने कानून के बारे में बात कर रहा था तो वहाँ पे साइम अयूब ने मेरे ख्याल में सेंचुरी कर ली होगी, साउथ शकील है, सॉरी हाँ साइम अयूब तो गांधी मारता शुरू पर। चलो आगे आ जाओ यार, अगले के ऊपर प्लीज ले आइए। आई ट्राई टू रश थ्रू दिस, आई एम सॉरी सर, ये कितना टाइम हो गया वगैरह मुझे। आई ट्राई टू 180 देखो पावर टू ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट के पास पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो पहले पावर मौजूद थी कि वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस को ट्रांसफर कर सकता है कोई केस। अब उसमें ये ऐड कर दिया गया कि बिटवीन द प्रोविंसेस भी कर सकता है, हाई कोर्ट से हाई कोर्ट, और अपने पास भी लेके आ सकता है करके। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ट्रांसफर एनी केस अपील और प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर एनी हाई कोर्ट। सिविल कोर्ट से नहीं वो अपने पास मंगवा सकता। एक जो वकील है वो ये चीज भी देखेगा कि क्या सिविल कोर्ट से मुकदमा खींच के अपने पास ला सकता है। मर्डर का ट्रायल अगर कोई चल रहा है, कोई मुझे बता सकता कौन सा मर्डर का ट्रायल हाई कोर्ट पे कब चला था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, राइट। तो वो वाला वो अपने पास बीच में हम कर सकते हैं। बट नॉर्मल जो ट्रायल्स वगैरह है, एक दफ़ा अगर नीचे चलना शुरू हो जाए फिर अपील दर अपील ऊपर जब तक आएगा हाई कोर्ट से अपने पास मंगवा सकता है, वैसे नहीं कर सकता। आगे आ जाइए जी, आर्टिकल 199 पे आ जाए, जो कि सबसे बड़ी इसमें बंगी मुझे नजर आ रही है और बहुत प्रॉब्लम आएगी। अच्छा ये ऊपर देख लीजिए, ये भी आपको दिखा दूं। एक चीज आपको बता दूं, इसके अंदर एक कमीशन भी बना है और एक पार्लियामेंट्री स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी है। कुछ पावर अभी वो जो हमने देखे थे ना 13 बंदे, वो कमीशन है। स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी एक अलहदा बनी है जो कि चीफ जस्टिस को जिसमें अपॉइंट किया गया है वो है सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की, उसमें कोई जज नहीं है। और स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास और भी हकूक हैं। ये जो आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो बनाए जा रहे हैं ना, अब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऊपर मुझे डेफिनेटली कोई मसला नजर आएगा, आगे होगा
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाता तो बेहतर था। अब उसी कोर्ट के अंदर अगर बेंचेस बना दिए तो हर दूसरे मुकदमे में जज कहेगा कि मैं नहीं सुनना, उधर जाए, ये वो कहेगा कोई मेरे पास होना चाहिए था, वो क्यों सुन रहा है। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है, हर वक्त खिच यही लगी रहेगी कि हर चीज़ के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल बीच में रेज कर सकते हैं। सो अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो कौन से बेंच के पास जाएगा, और इसकी वजह से एक दड़ाड़ आपने कोर्ट्स में भी डाल दी है। मेरे नज़दीक अगर आप इसके अंदर देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। मेरे से अगर आप पूछें तो मेरे नज़दीक जो सीनियर मोस्ट जज होगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ही विल बी मोर पावरफुल देन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो अपीलें सुनेगा अब, और क्रिमिनल अपीलें सुनेगा, और उसके मामलात CPLA सुनेगा, और जो उसके पास केसेस ऊपर आएंगे, गवर्नमेंट वाले जो केसेस हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के दूरस्थ चीज़ें हैं, वो किसके पास जाएंगी, वो नीचे जाएंगी जो कमेटी के अंदर कर दिया। तो यहाँ पे आके आपको टेंशन नज़र आती है। यहाँ पे आके आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, वो मुझे ये भी लतीफ़ा था कि कोई कह रहा था कि जी अब सुना है कि जी इसको अब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा, इन चीफ जस्टिस को पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे जो सीनियर मोस्ट जज होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के। पहले तो मैंने कहा कि ये किधर, इसमें तो नहीं लिखा हुआ कहीं वगैरह, बट प्रैक्टिकली हो यही रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस इज वेल, दैट इज वाई आई थिंक इट्स, मैं इसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए नहीं अमेंडमेंट को आया हुआ। देर आर सम गुड थिंग्स एज वेल। मेरे से फॉर एग्जाम्पल अगर आप पूछें तो हमारे आइन के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ था कि आई थिंक हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, मैं दिल से कहता हूँ कि ज़रूरत है, क्योंकि आइनी मुकदमात ही सारा दिन सुप्रीम कोर्ट सुनती रहती है और हर पार्टी आके कहती है जो लार्जर बेंच बना दें, हमें आप पे एतमाद नहीं है, फुल कोर्ट बना दें। तो वो सारे का सारा दिन बैठ के, और आम बंदे का, जिसकी वजह से हम 140वें नंबर पे हैं इंसाफ की फराहमी के अंदर, आम बंदे के मुकदमे के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और आपका भी बेसिकली, आप वकील हैं, बी क्लियर अबाउट योर माइंड। आपका काम, ये जो बड़े सेक्सी बीच में होते हैं ना सारे मुकदमात वगैरह जो अखबार के अंदर, जो सोशल मीडिया और ये चलते हैं, ये सोशल मीडिया है। फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू व्हाट वकालत इज अबाउट इज आम बंदे के हकूक। प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया, अपील का क्या होना है, किसको प्रॉपर्टी मिलनी है, भाई को उसके, भाइयों ने बहन को उसके हकूक से कर लिया है, किसी को फांसी मिलनी है, किसी को फांसी नहीं मिलनी। दैट इज व्हाट इंसाफ इज बेसिकली अबाउट। वो वाले केसेस एक लेवल के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट डिसफंक्शनल हो गया हुआ था, क्योंकि अगर आप आइन को गौर से पढ़ें तो आइन के अंदर 5 या 6 नौयत की डायरेक्ट अपीलें हैं, उसके साथ एक पिटीशन फॉर लीव टू अपील का भी है कि हर मुकदमे को भी आप सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। फिर 184(3) की भी जुरिस्डिक्शन है कि जी आप बीच में पकड़ के क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस भी ला सकते हैं। इस वजह से इंसाफ पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर बहुत सस्ता तो हो गया पिटीशन जमा करवाने के लिए, लेकिन काम और डिस्पोजल कोई नहीं हो रही थी। 17 बंदे की करन, सारा दिन भी अगर बैठे रहे, वैसे टाइम और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, नॉर्मली तो जल्दी उठ जाते हैं और इतना वगैरह दैट मरवाएंगे। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बाय द वे इसके ऊपर। यार देखो, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इंसानों ने चलाना है, सिस्टम टूटा हुआ 140वें नंबर के ऊपर है, हाउ डू यू फिक्स इट। आम बंदे के मुकदमे कैसे करेंगे। 7 बंदों का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो इसका मतलब है 10 जजेस और अवेलेबल हैं। वो नॉर्मल, मैं शायद चाहता हूँ कि वो सारा दिन पर बैठ के अपीलें पढ़ें, अपीलें करें, आम बंदे की रिविजन्स वगैरह करें। वो कहते हैं कि अगर 65,000 मुकदमे हैं तो 200 या 400 शायद कॉन्स्टिट्यूशनल नौयत के मुकदमे हैं, और बाकी जो 60,000 पेंडेंसी है सुप्रीम करके। वंस अगेन अ लॉयर एनालाइजेज एज वेल। अगर आप ये बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी एनालाइज करके आप सारी चीज़ें करेंगे। आगे आ जाइए प्लीज़, ज़रा देख लेते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे एक आखिरी करके, उसके बाद देन वी बैकअप। 199 की अमेंडमेंट ज़रा आ जाइए। 199 की सबसे जो प्रॉब्लमेटिक अमेंडमेंट है वो 199 के अंदर नहीं है। वो 199 में तो ये लिखा हुआ है, ये भी बादशाह बीच में पकड़ के। अब सवाल ये आता है कि भाई 185(3) पे प्लीज आ जाइए। सुओ मोटो पावर क्या होती है कि
कौन से कोर्ट के? हाई कोर्ट के पास कोई सुमोटो की पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वैसे तो ये कहते हैं कोर्ट का वहाँ पे लिखा हुआ, अफरीदी साहब का तो ये मौका सारे होने चाहिए। कोई ये कहता है कि चीफ जस्टिस कोई पावर डेलीगेट कर दी गई। 185(3) के ये 184 सॉरी 185 गलत कह रहा हूँ, 184(3) में लिखा हुआ है provided that the Supreme Court shall not make an order or give direction or make a declaration of its own nature in suo moto exercise of jurisdiction beyond the contents of any application filed under this clause। कोई मुझे इसका मतलब बता सकता है इसमें क्या खराबी है कि उनके सामने वो ये कहते हैं कि अगर जो प्लीडिंग्स वगैरह हैं उसमें जो प्रेयर मांगी गई है उससे आगे जाके कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता, तो इसमें क्या बीच में बहुत बड़े लेवल की भोंगी नजर आती है, या फिर भोंगी नहीं है, बहुत बड़े लेवल की चालाकी है। सुओ मोटो का क्या मतलब होता है? उसका क्या मतलब होता है? आज खुद नोटिस का क्या मतलब होता है? हाँ, और नहीं भाई, अस्पत नोटिस के अंदर कोई एप्लीकेशन होती है तो वो आई मीन व्हाट डू दे मीन के जी वो अज खुद नोटिस 184(3) के अंदर अगर हो रही है तो यू विल नॉट गो बियॉन्ड, देयर आर नो प्लीडिंग्स इन अ सुओ मोटो प्रोसीडिंग, राइट? अगर 184(3) करें वहां पे लिखा हुआ ऑन एन एप्लीकेशन या ऑबिट, एक सेकंड 184(3) जरा निकालें एज पहले जो था, यहाँ पे तो चेंज हो गई क्योंकि मेरे पास पढ़ा हुआ, मैं आपको पढ़ देता हूँ 184(3) पहले क्या लिखा हुआ, बिकॉज इसमें चालाकी भी हो सकती है कि अगर प्लीडिंग्स तो फिर कोर्ट कांट एक्सरसाइज सुओ मोटो पावर्स बिकॉज देयर इज नो एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट। तो 184(3) जो पहले था ना उसमें ये लिखा हुआ है without prejudice to provisions of Article 1 and Supreme Court shall, if it considers a question of public importance with respect to public importance enforcement of any fundamental rights conferred under Chapter 1 is involved, have the power to make an order in the nature of Article 199। अब इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया कि कोर्ट के पास भी पावर मौजूद है और कोर्ट को एप्लीकेशन भी इस चीज के लिए आप दे सकते हैं। अब जिस अंदाज से लिखा गया है 184(3) की क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए पढ़ने में ये लगता है कि सिर्फ इनके पास ही पावर हो, एज इन सिर्फ एप्लीकेशन आएगी तो तब कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। सो इसमें भी बहुत बड़ा अभाव है कि एक पावर जो कि कोर्ट के पास हुआ करती थी, और ये फॉर एग्जांपल 187 के बारे में भी आप आगे जाके देखेंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट आ गई हुई थी कि 187 के अंदर हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, अपना पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस के अंदर, उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे बातचीत वगैरह हुई। 199 के अंदर अगर आप आगे आ जाए, 199 में आ जाए, 199 में भी उनको डर ये लगता है कि वो कहीं ज्यादा इंसाफ ना लोगों को मिल जाए, जेड़ा मंगा होगा वही दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको प्लीडिंग से आगे नहीं होगा। तो आपकी यानी साबित ये हो गया कि आप लोगों की प्लीडिंग्स और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। अगर नहीं मानेंगे तो जो कॉन्सेप्ट फॉर एग्जांपल अमीना बेगम वाले केस के अंदर था और जजमेंट में कि मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ, वो अब आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, अमेंडमेंट करके आपको मुख्तलिफ प्रेयर्स अंदर डालनी पड़ेंगी। मुझे ये नहीं समझ आई, हमारा एक सबसे मेरे ख्याल में ज़बरदस्त एक जजमेंट थी जस्टिस जुल्ला साहब ने शायद दी थी ईंटों के भट्टे वालों की, कोई बता सकता है क्या मामला था? उसमें क्या मामला था? एक खत भेजा था उसने कि जी हमें पकड़ के गुलाम बनाया हुआ है, हमारे सारे के सारे खानदान ईंटों के भट्टों के ऊपर पकड़ के बिठा देते हैं। वहां पे कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस उसका लिया था। अब दर्शन मसीह ने ये तो नहीं लिखा था कि मेरे फेवर में ये डायरेक्शन दें, मेरे लिए कानून बनाएं और मेरे लिए ये करें और वो करके। अगर दुहाई है, अगर किसी ने जाके इंसाफ का संगल खींच ही लिया है तो पहले क्या उससे पूछा जाएगा कि जी आप सारी की सारी चीज़ें बताएं, 1 2 3 4 आप लिखवा के दें, आपको चाहिए क्या? और और ये आएंगे सबसे ज़्यादा पिसे हुए बंदे, सबसे ज़्यादा दुखे हुए बंदे, उनको क्या पता, उनको तो कोई वकील नहीं मिलता बीच में अच्छा वाला, जबकि जो अमीरजादे होंगे उनके पास तो मिलियन वाले वकील, करोड़ों रुपए वाले वकील होते हैं।
सो आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दीज, ये जो अमेंडमेंट्स वगैरह आई हैं, मकसद इनका क्या है कि जी पाबंद कर दिया जाए, ये जो कोर्ट खुद ही अपनी मर्जी के साथ जज साहबान चलना शुरू हो जाते हैं, एनवायरनमेंट को ठीक करो तो अब आपको सारी चीज़ें लिखवानी पड़ेंगी। खैर यहाँ पे भी फरमाइशी पिटिशनें होती हैं तो उसके अंदर बीच में करके चलता रहता है वगैरह, बट वंस अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ योर प्लीडिंग्स बेसिकली कम्स इन। आखिरी जो सबसे बड़ी भी खराबी, और मैंने आजम तारड़ साहब को लिख के भी बीच में भेजी थी, 2 टेक्स्ट आ गए लेकिन अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया व्हाट्सएप के ऊपर। ये लिखा हुआ 202A के अंदर, अगर आप नीचे आए, ये जो 202AC है ना, 199 को एक तरीके से रिडंडेंट कर दी। इट्स क्वाइट अ सिली बीच में प्रोविजन। नो बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट other than constitutional bench shall exercise jurisdiction vested in the High Court under sub paragraph A1 and C1 of Article 199। ठीक है, आर्टिकल 199 जरा खोल दीजिए प्लीज। आर्टिकल 199 क्या चीज है यार? रिट जुरिस्डिक्शन जो कहते हैं, मेरी 60% वकालत इसके अंदर है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि जिसके जरिए आप अफसरशाही को कंट्रोल कर सकते हैं। 199 खोलिए जी जरा। दिस इज वन ऑफ प्रॉबेबली हमारी वकालत का सर का ताज है आर्टिकल 199। इसके अंदर एक काफी बड़ी वांगी मारी गई। उन्होंने लिखा है कि 199A1 और 1C के जो मामलात हैं, डायरेक्टिंग अ पर्सन परफॉर्मिंग विद इन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, इसको सर्चर हो रहा है, कहते हैं इन एन अथॉरिटी टू डू समथिंग, या किसी को रोकना गवर्नमेंट वाले बंदे को, या उस गवर्नमेंट वाले बंदे को कोई चीज करने के जो ऑर्डर्स हैं वो, और या सी के अंदर है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के जो ऑर्डर है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट कंसिडर करेगा, राइट। तो बाकी जो A2 है, B1 है, B2 है, वो क्या आम जजेस करेंगे? कई केसेस के अंदर इंपॉर्टेंट नुक्ता ये है, कई केसेस में, और B2 जो है वो है डिक्लेरेशन पास करने का। ये थोड़ा सा टेक्निकल नुक्ता, मैं बल्कि अपने डीन साहब और जिशान के लिए ये पुट अप कर रहा हूं। हर मुकदमे में आप डिक्लेरेशन मांगते हैं कि कानून को इलीगल डिक्लेयर किया जाए, और साथ आप कहते हैं कि फलां को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो XYZ चीज़ करे और या फलां चीज़ की है वो ना करे। तो वो वाला केस किधर जाएगा जहाँ पे आपने डिक्लेरेशन भी मांगी हुई है और वो करके वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा कि पिटिशन आधी फाड़ के वो उधर भेज देंगे, आधी फाड़ के उधर भेज देंगे। और वो भी आप छोड़ दीजिए, हेबियस कॉर्पस और को वारंटों के केसेस क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपसे सुना करेगा? या तो सारी उसके पास भेजते या सारी उसके पास ना भेजते। डिक्लेरेशन मांग ली आपने, प्रेयर किस अंदाज में लिखी तो उधर चली जाएगी, प्रेयर आपने थोड़ी सी फर्क अंदाज में लिख दी तो इधर चली जाएगी। दैट कांट बी। ये तो मैं आपके सामने टेक्निकल नुक्ते ये इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इसका भी टेस्ट आना चाहिए। वनीला आइसक्रीम नहीं, थोड़े से अच्छे और भी फ्लेवर देखने चाहिए कि जो सोफिस्टिकेटेड लेवल पे जो बात वगैरह होती है उसको भी समझने की कोशिश करो कि मैंने समझ आ रही है कि नहीं, कि यार क्या की रियासी अहमद की। इस तरीके के मल्टीपल इश्यूज हैं यार। देखो, करने के लिए तो मैं आपके सामने इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के अपलोड भी किए हुए हैं यूट्यूब और फेसबुक पे, आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। इसको मैंने डिटेल से इंजर पिंजर अलहदा किया हुआ है। आपके पास जिस वजह से और जिस चीज़ के लिए मैं प्रिंसिपली आया था वो ये था कि आपको बतौर स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा इंगेज किया जाए कि बहुत मज़े की चीज़ है, बहुत शुगल भी है और फ़र्क भी बहुत पड़ता है। और ना सिर्फ फ़र्क पड़ता है, आपकी ज़िंदगी को मकसद मिलता है। यू कैन बिकम द ग्रेटेस्ट। इतना पैसा है यहाँ पे, इतनी नेक नामी है कि UMT वाले आपको बुलवा के आपके सामने खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि जी बात करो लड़कों से। लिसन, मेरे अंदर कोई होगा, मैं तीसरे पोस्ट का वकील वगैरह आपको समझाने की मैं कोशिश बेसिकली ये कह रहा हूं कि देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन। मैं आपको कह रहा हूं आपका स्किल सेट अभी भी शायद मेरे से बेहतर है जो इस एज के ऊपर था। अब तो मैं बहुत तोप चीज़ हो गया हूँ, अब मेरी टांगें भी नहीं कामती, आवाज़ मेरी अभी भी पतली सी है करके। बट आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो एडवांटेजेस हैं वो आपके हैं, आप में जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आप में हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं। आजम नज़ीर तारड़ साहब वॉज फ्रॉम वाने के तारड़, एक गांव से। एहसन भून साहब
एक हाफजाबाद के गांव से हैं, वो आजकल छाए हुए हैं, तो तुम लोगों के तो ज़्यादा बेहतर कनेक्शन है ना यार। समझने की ये बीच में बात है कि आपको ये प्रोफेशन आपको इतनी रिस्पेक्ट और इतनी पावर वगैरह देता है कि आप प्रॉपरली अगर आप करें, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि आप उनसे मीलों आगे नहीं जा सकते। कायदे आज़म मोहम्मद अली, चलो बाप कम उम्र में मर गया, फैमिली का बिजनेस डूब गया, कम उम्र में शादी करा दी गई, बाहर पढ़ने के लिए गए, पहले फूफा वहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रामा श्रामा करने का शौक था, बाप ने कहा कि नहीं ये अपना करना है, तूने लॉ वगैरह कर ले, लॉ करके यहाँ पे आए, कोई काम नहीं मिला पहले 5 साल, फिर एक मैजिस्ट्रेट लगे, फिर पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर हुए, गांधी आया उन्हें वेला करा देता, नाराज होकर पाकिस्तान से बाहर चले गए। अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखा कि वो आ जाओ मुसलमानों को तुम्हारी ज़रूरत है, आए कानूनी अंदाज के अंदर वहाँ पे दबा के कमा रहे थे, अब बैरिस्टर थे वहाँ पे बाहर, मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बात कर रहा हूँ, आए मुल्क आपको बना के दे दिया। वो अगर बंदा ना होता ना, जिसका बाप बीच में कम उम्र में और उसका बिजनेस डूब गया था, कराची छोड़ के बम्बई जाना पड़ा, वहां पे जाके मैजिस्ट्रेट लगे, क्या सारे का सारा इंटेग्रिटी के साथ काम किया, वो अगर कर सकता है, उस्मान से उतरी हुई खलाई मखलूक तो नहीं था, माइनॉरिटी कम्युनिटी से था, और अगर वो मैनेज कर सकता है कानून को इस्तेमाल करके, तो आपने क्या बीच में यार देखो, अगर वो उसने ना किया होता ना, तो यहाँ पे अगर आप हाईकोर्ट में कभी जाओ ना, तो आप और मैं तो किसी के मुंशी होते हैं यहाँ पे हिंदू के। यहाँ पे अगर पाकिस्तान उसने ना बनाया तो होता, आप जाके कभी हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए ना, तो हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट बल्कि जाए, तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज ऑफ द बार, लाला राम प्रसाद, ये वो सारे का सारा, 1-2 सिंह वगैरह भी हैं, गोरे भी हैं वहाँ पे, 47 के बाद सारे के सारे भाई लोग हैं। सो अंडरस्टैंड दिस कि उस बंदे की कंट्रीब्यूशन आपके लिए क्या थी, और कानूनी अंदाज के अंदर आप उसकी पौध है, आप उसकी बीच में जनरेशन है, यू आर टेकिंग हिज थिंग फॉरवर्ड, सो यू कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग। मेरा आने का असल में मकसद यहाँ पे ये था टू मोटिवेट यू गाइज एज वेल, कि ये कोई सुरखाब के पर वगैरह यहाँ पे नहीं लगे हुए, और रिस्पेक्ट जो मिल रहा है, और वो इसलिए मिलता है क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में कंट्रीब्यूट करता हूँ, घर बैठ के मैं भी करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ, बर्गर बीच में बैरिस्टर भी बन सकता हूँ, डिग्रियाँ मेरी दुनिया से मैंने बेस्ट यूनिवर्सिटी से ली हुई हैं, बट इफ़ यू कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोफेशन ऑन अ गुड लेवल, यू कमा भी बड़े अच्छे तरीके से सकते हो, बट इट गिव्स मीनिंग टू योर लाइफ, दैट इज़ वाई आई एम हेयर बिफोर यू। सो ये चीज़ है। अब आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ज़रा मेरे से पूछिए, आई एम हेयर। पता चलता है कि यूएमटी के अंदर कितना बीच में दिखाए ना, कोई इंटेलिजेंस अब सवाल भी करें मुश्किल सा, गूगल ही मारें, पूछें, मुझे पता बस कर दें आप, मुझे कह रहे हैं बहुत हो गए, थक गए, मगर अगर मैं नहीं थका तो आप कैसे थक गए, यंग हैं मेरे से, बताइए यार। तू बहुत सवाल करता, तेरे अलावा कोई और कर, तो लोग बड़ा बोलते होंगे यार, वो तेरे से बहुत चिढ़ते होंगे यार, उन्होंने सुबह से 8 क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है मेरे से। हाँ बोलो यार, बोलो बोलो। जो क्लास में मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, वही पूछो आप। हाँ कंट्रोवर्शियल वाले। हाँ सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। पहला कि जो अमेंडमेंट करने का प्रोसेस था, ये क्वेश्चनेबल था, तो क्या उन ग्राउंड्स के ऊपर ये जो अमेंडमेंट है वो नल हो सकती है? और सेकंड, कंसीडरिंग द पार्ट 4 ऑफ द अमेंडमेंट, इसमें है कि एग्जीक्यूटिव ने जुडिशरी को ये भी अलाउ नहीं करी कि कैबिनेट और प्रेसिडेंट की एडवाइस आपस में उसको किसी भी कोर्ट में ट्रायल किया जा सके, तो एग्जीक्यूटिव ने पूरा का पूरा जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या असेसमेंट को हाईजैक कर लिया हुआ है। अच्छा, काइंड ऑफ। तो क्या इन ग्राउंड्स पर भी क्या ये अमेंडमेंट जो है स्ट्राइक डाउन हो सकती है? पहले मैं आपके सेकंड सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आपने वही गलती की कि जो कि दूसरे बंदे करते हैं, जो कि कोई अच्छा वकील पहले नहीं करता।
इस अमेंडमेंट से पहले आपको पता है कि क्या वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ था, ये जो आप कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट को जो एडवाइस है वो नहीं देखी जा सकती? डू यू नो पहले वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? जो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए एक्सेप्टेबल थी? इससे पहले वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट की एडवाइस को बाय द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट या किसी मिनिस्टर ने अगर कोई प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दी हो वो किसी कोर्ट पे चैलेंजेबल नहीं है। उन्होंने अब जाके सिर्फ ये डिलीट किया है कि उसको कहते हैं मिनिस्टर वगैरह की अगर एडवाइस हो वो उन्होंने निकाली है। कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टूड बिफोर दिस व्हिच वाज फाइन बाय यू, उसके अंदर भी यही लिखा हुआ था कि नहीं चैलेंज हो सकता। सो पहली चीज, डोंट मेक द सेम मिस्टेक दैट वो जो बाकी लोग बाहर बैठ के करते हैं। यू नीड टू आपके सामने एक्सरसाइज करने के लिए बिफोर यू किसी कोर्ट के सामने जाओ तो यू नीड टू बेसिकली से कि पहले था क्या। ये मैंने भी बड़ा पहले कहा कि वही यार इसका तो मतलब ये है कि ये, बट मैंने खुद जब जाके पहले ओरिजिनल अनअमेंडेड देखी पर 25th अमेंडमेंट के स्टेज के ऊपर, तो उसमें यही लिखा हुआ था पहले। तो मैंने जो नोट बना के जो मैं भी इसी तरीके से एंग्शियस होके कर रहा था ना, आई करेक्टेड माई सेल्फ। सो बिफोर यू डिड दिस 172 बंदे के सामने सारे का सारा वगैरह बी क्लियर अबाउट दिस। और उसके ऊपर पहला वाला क्वेश्चन जो आप कह रहे हो वो वंस इट कम्स अप बिफोर द सुप्रीम कोर्ट देखी जाएगी, क्या प्रोसेस सही था, क्या उनको सीटें देनी चाहिए थी। इसीलिए मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे ना कि रेट्रोस्पेक्टिव होगा, 2 दफ़ा क्लैरिफिकेशंस आई, आनी चाहिए थी नहीं आनी चाहिए थी। इज दिस अ फेट अकॉम्प्ली कि हो गया, चीफ जस्टिस वो है पीटी करके वगैरह 2/3 मेजॉरिटी ने कह दिया है, इट विल बी सीन। अगर उड़ाना होगा तो वो यही कहेंगे कि जी प्रॉपर तरीका फॉलो नहीं हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को करवाएंगे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करनी है, ये वाली के बाद वाली। सो येस आई कांट एंटिसिपेट, बट हाँ चैलेंजेस अलॉन्ग दीज लाइन्स ही आएंगे कि जी आपने पीटीआई को उनकी सीट से किया, दिस वाज नॉट अ प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड हाउस, उसको उड़ाने के लिए इन्होंने ये किया कि उनको पीटीआई वाले बंदों को तो यूज ही नहीं किया वोटिंग में, तो अगर होते भी तो फर्क क्या पड़ता। दैट इज द आर्गुमेंट दैट्स गोइंग टू कम फ्रॉम द अदर साइड कि वी हैड द एडिक्वेट नंबर इवन अदरवाइज। सो ये नुक्ता देखा जाएगा, आपको यू विल नीड टू स्पेल आउट कि व्हाट वाज द प्रोसीजरल इरेगुलरिटी जो इसके अंदर है। वंस अगेन ये कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट 3 हफ्ते वास्ते बैठ के सोचती रहेगी। इसके ऊपर कंसिडरेशन मुख्तलिफ ड्राफ्ट्स पे होती रही है। येस यू कैन टर्न अराउंड एंड से कि जो टॉप सीक्रेट क्यों रखा हुआ था, आखिरी मिनट के ऊपर आया, इसमें इधर से ये चीज़ आ गई, उधर से वो आ गई, तो देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद इट, बट टू माई माइंड आई डोंट थिंक कि इट्स लाइकली टू बी स्ट्रक डाउन। सुनेगा कौन से जजेस? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगा जिसको पार्लियामेंट ने लगाया है बेंच। अगर आता ही उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है जिसको पार्लियामेंट ने लगाया, तो आपके ख्याल में वो कहेंगे कि हाँ हम गलत लगे हुए हैं और हाँ हमारे पास बिकॉज दे वर क्रिएटेड अंडर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट। वो तो तब होता, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ ये प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर हु इज गोइंग टू बी द चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस फुल कोर्ट के सामने लगाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगाते हैं, तो दीज आर गेम्स विद इन गेम्स, तो वो इस तरीके से ही होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है वैसे, बट दूसरी वाली बोंगी थी वो नहीं मारनी चाहिए थी, पहले पढ़ लिया करो ना यार। और कोई यार कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने बोंगी अगर मारी भी है तो कम से कम हिम्मत तो की है। आप तो सारे चुप बैठे हुए हैं, तो इसका पूरा करें। हाँ बोले सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप कहते हैं कि देयर आर एम्बिग्विटीज कि देखा जाएगा, तो व्हेन देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर शुड बी एनी एम्बिग्विटी इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शुड बी क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन कितने सफ़ों के ऊपर है? कितने आर्टिकल्स हैं? 15 के 20 हैं? हाँ कम 5-10 ही, कोई एज इन उसकी किताब इतनी है। तो एम्बिग्यूटी अमेरिका की तो कॉन्स्टिट्यूशन एम्बिग्यूटी है, हर लफ्ज़ को मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। डजंट मीन कि इट अफेक्ट्स द इंग्लैंड की तो अनरिटन है, तो उधर की होएगा एम्बिग्यूटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड है, हाँ। वहाँ पर तो है ही 7 आर्टिकल्स, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड है, उसके बाद भी हम हर पॉइंट पर यहाँ पर आकर बस कर जाते हैं कि देखा जाएगा जब कोर्ट्स भी फैसला देंगे। और उसके बाद सर सेकंड क्वेश्चन जो आप मैं आपको अपना ओपिनियन दे सकता हूँ कि मेरे मुताबिक ये है, कोई किसी और का कोई और होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड द ग्रे एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या द साइलेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर सर्टेन थिंग्स दे डिडंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट।
देयर आर सर्टेन एम्बिग्यूटीज़ जो उन्होंने वैसे डाल दी हैं, देयर आर सर्टेन एम्बिग्यूटीज़ कि रात को 2 बजे पास करनी थी तो उन थक गया होया ऐसी टाइप करने वाला जो बंदा हैगा सी, तो 199 1C उसने लिख दिया, B लिखना भूल गया शायद, या ये चीज़ें वगैरह होती हैं। वेरियस प्रिंसिपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल क्या है। देयर इज ओनली वन बुक इन द वर्ल्ड विच इज़ द लास्ट बुक, ठीक है। तो उसके अलावा तो देयर इज़ नो परफेक्शन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, तो इश्यूज तो हमेशा ही राइज करेंगे। तो जस्ट द फैक्ट दैट मेरे ख्याल के अंदर एम्बिग्यूटी है, एंड मुमकिन है कोर्ट कहे कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं, इसका ये मतलब है। चैलेंज तो हर बंदा करेगा ना अपने मकसद के तहत वो पढ़ना। कई बंदे चाहते हैं कि उस तरह ना पढ़े, कई बंदों को पता है कि इसका मतलब ये है, लेकिन अवाम के अंदर रोज टीवी के ऊपर आके घंटा दर घंटा बोलते रहते हैं गलत है गलत है गलत है। कई बंदे पढ़े बगैर ही बोल देते हैं। कई बंदा, एक मोहतरमा मुझे बीच में पकड़ के, अब मैंने ये आर्टिकल के ऊपर ये लिखा हुआ जो मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया था, उसमें मैंने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ द हाई कोर्ट का जो मामला है वो तब होगा जब प्रोविंशियल असेंबली इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करेगी। पता नहीं मोहतरमा शायद मेरे से कोई खास एलर्जिक हैं, उन्होंने पकड़ के सोशल मीडिया पे पहले कि ये इसको इतना नहीं बीच में पता कि जी देखिए वो कि प्रोविंस, अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई कानून पास कर दिया तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैसे उसके अंदर रेजोल्यूशन पास कर सकती है, वो ओवरराइड करती है फलां आर्टिकल में। मोहतरमा ने कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल ही नहीं पढ़ा। अगर नीचे जाए 7 के ऊपर जाइए, ये जो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आर्टिकल शैल कम इनटू फोर्स इफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाई कोर्ट द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबली थ्रू अ रेजोल्यूशन पास बाय द माइनॉरिटी अलाउ करती है। उसके अंदर लिखा हो, नहीं पढ़ोगे तो फिर ठीक है, आप कहेंगे मुझे बड़ा भाम नहीं है, आंखें बंद कर लोगे, कहोगे कि मुझे कुछ इसमें सेंस नहीं नजर आ रही, आंखें ज्यादा खोल के ज्यादा पास से यूं करके जाके इसको पढ़ना शुरू कर दोगे, कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो होता है आपके ज़ाविये के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है आजकल तो इस तरीके से ही चलता है, टीवी के ऊपर खास तौर के ऊपर। तो वो दैट्स व्हाट यू आर नॉट सपोज टू डू, कि जिस लाइन के ऊपर है। और मैंने आपको फिर बताया कि सीनियर वकील साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुझे ये कह रहे थे कि यार वो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि जी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 50 लाख रुपए फीस लगा दी है उन्होंने, वो भी गलत पड़ा हुआ था। और कुछ हिम्मत करें, यहाँ पे कर रहे थे, बुरी नहीं करूँगा यार, रहने दो, किस चीज़ से डर रहे हो। अगर मुझे नहीं हैंडल कर सकते तो डराने जज को कैसे करोगे। हाँ बोलो, उसने हिम्मत की है, चलो। आपसे क्वेश्चन ये है कि जैसे टेक्नोलॉजी का एरा चेंज हो रहा है, तो आप एआई को अपनी फील्ड के अंदर कैसे देखते हैं, और क्या ये इन फ्यूचर एआई काफ़ी होगा। अभी मैं गाड़ी के अंदर आ रहा था, दोनों लड़कों को चेक करा रहा था, एक वेबसाइट है suno.com, उसको तो मगर लिरिक्स लिख के दो, मैंने उसको बीच में कहा कि यार मुझे एक अरशद नदीम के ऊपर गाना लिख के दो उर्दू के अंदर एक। उसने ना सिर्फ अरशद नदीम पे गाना लिख के दिया, अरशद की जीत के नाम के ऊपर से उसने गा के भी दिया और बहुत ज़बरदस्त भी किया, और उसने मुझे थंबनेल भी एक बना के दी जिसमें पाकिस्तान का झंडा और आईफल टावर था। गाने के अंदर नीरज चोपड़ा का भी जिक्र था। तो एआई इज़ द फ्यूचर। तो बात यह है कि वकालत के अंदर किस हद तक करेगी। द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान के अंदर एआई इसलिए नहीं अभी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो सकती कि डेटा सेट नहीं मौजूद जिसके ऊपर वो ट्रेन कर सके। अमेरिका वगैरह के अंदर तो होगा, देयर आर सर्टन थिंग्स, सर्टन ऐप्स जिसके ऊपर मुख्तलिफ एआई के ऊपर लड़के आए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, आई एम देयर कंसल्टिंग विद मी एज वेल, और चंद चीज़ों के ऊपर वो एआई ऐप्स भी बना के दे रहे हैं। कुछ चीज़ें तो फ़ौरन ऑटोमेट हो सकती हैं। मैं रिट पिटिशन जमा करवाता हूँ तो उसके अंदर मुझे 7 एफिडेविट्स लगाने होते हैं बना के, और स्टे एप्लीकेशन लगानी होती है जो कि नॉर्मली हमारे मुंशी बनाते हैं, और डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन। अब तो एआई के ज़रिए कर सकते हैं कि आपने आईडी कार्ड स्कैन किया, बाकी सारा डेटा उसने उठा के वहाँ से उनका एफिडेविट बना दिया, शॉर्ट एफिडेविट, साथ स्टे एप्लीकेशन भी कर दी। जो क्रिएटिव चीज़ है वो भी आप डाल सकते हैं। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि एआई कैन इवन डू द क्रिएटिव थिंग। और आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि वकालत के अंदर एआई का कोई बीच में इतना ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में कैसे हो सकता है और रिसर्च कैसे ये बेहतर कर सकती है। पाकिस्तान लॉ साइड पे मैं बेहतर कर सकता हूँ, बट अगर ये ट्रेन हो जाता है तो अनबिलीवेबल। आई एम टेलिंग यू कि एआई जो एज थिंग स्टैंड राइट नाउ, आई एम टेलिंग यू कि एआई से suno.com से जो मैंने फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ शेर व शायरी में करता रहता हूँ, मैंने उनको अपना कलाम दिया, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा इमोशनल वो बीच में गाता है। कोई पाकिस्तान का म्यूजिशियन उससे बेहतर गा ही नहीं सकता, सारे मेरे दोस्त यार हैं।
So the future is actually here, you guys, if you want to sort out AI के ऊपर, but ये चीज़ भी clear हो जाए कि अगर आपका ख्याल है कि मैनुअल रिसर्च करनी नहीं आनी चाहिए, सुनो से आपने पूछ लिया या इससे कर लिया, you'll be a zero lawyer. You will not, when you're standing before a judge, you can't say कि जज साहब एक सेकंड ज़रा मैं चैट जीपीटी से पूछ के आपको बताता हूँ ये करके. मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, मैं वहाँ पे जब खड़ा होकर बहस करता था, मैं ये नहीं कहता था अबू से पूछ के बताऊँगा. My father was a legend of the profession. I am a good lawyer because I can do manual research. और ये जो सारे शशके हैं ना, मैंने अभी भी मैनुअल, बिजली नहीं आ रही, पाकिस्तान लॉ साइड का इंटरनेट डाउन है, तो क्या आप कहेंगे काम नहीं कर सकता? किताबों का ये फ़ायदा होता है. Until and unless you do it manually, there is serious problems with AI. I asked him कि मलिक मोहम्मद कयूम साहब मेरे वालिद साहब कौन हैं? उसने मेरे मरहूम बाप के 2 भाई बना के मुझे दे दिए. मुझे पता ही नहीं था मेरे 2 और भी चाचे हैं. तो झूठ इस लेवल के ऊपर भी AI बोलता है. देयर आर वेरी वेरी सीरियस फ्लॉज इन इट. आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स. आई हैव लुक्ड इनटू इट वेरी क्लोजली. बट पाकिस्तान में अभी मुझे कोई इतना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा बिकॉज द एप्स आर नॉट देयर. ड्राफ्टिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग वगैरह में AI की पोटेंशियल है. बट वंस अगेन वो पुराने कानून के ऊपर ट्रेन हुआ है, नए कानून पे ट्रेन हुआ है. प्रॉपरली यहाँ पे AI का काम नहीं हुआ. तो आप AI को कहो कि मेक मी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ रेंट एग्रीमेंट, ये वो, देयर विल बी सम सीरियस प्रॉब्लम्स इन इट. इट्स विल बी ट्रेन्ड ऑन अमेरिका, और वो यहाँ पे शायद उनमें से काफ़ी चीज़ें एप्लीकेबल भी नहीं होंगी. सो अभी प्रॉब्ली नहीं है. chunarkot.com चेक करना, बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत अच्छे गाने बनाता है करके. बट क्रिएटिविटी का अनबिलीवेबल, यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज. अनबिलीवेबल यार, बहुत ज़बरदस्त है. एनीथिंग एल्स? आसमान क्या? आखिरी चीज़, टेक प्राइड इन दिस प्रोफेशन, टेक प्राइड इन बीइंग अ स्टूडेंट, डोंट बिकम पॉलिटिकल, हैव एन ओपन माइंड. ये टाइम पीरियड आपकी ज़िंदगी का एक्चुअली सबसे ज़्यादा, आप पे कोई ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, सबसे ज़बरदस्त टाइम है. और इस टाइम को अगर आप प्रॉपर्ली यूज़ करोगे तो बहुत दूर जाओगे. अगर इम्प्रॉपर्ली यूज़ करोगे तो इस प्रोफेशन के अंदर चांसेस ऑफ सक्सेस मे बी 5% हैं, शायद 2% हैं. मामा चाचा अगर कोई बीच में है, जज या वकील वगैरह, शायद आपके चांसेस ज़्यादा बेहतर हों. लेकिन किसी को वैसे नहीं पड़ा हुआ कि एम मुकदमा ख़राब करने के लिए किसी को कर दो. यू आर हेयर टू बी प्रोफेशनल, और अपनी पूरी जान मार के अगर यहाँ पे छाओगे तो छाओगे. आगे जाके इट्स गोइंग टू गेट मच 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 टफर. और अगर इसको, दिस शुड बी योर लेबोरेटरी. अगर आप यहाँ पे प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करते, व्हेन द प्रेशर इज ऑफ यू, अभी शादी नहीं हुई है, अभी बच्चे नहीं आए, अभी कमाई का प्रेशर वगैरह नहीं है, आगे जाके इट्स गोइंग टू गेट मच मच टफर. बट द थिंग विद दिस प्रोफेशन इज देयर इज नो बेटर प्रोफेशन इन द वर्ल्ड. ये अल्लाह मियाँ की नेमत है, अल्लाह मियाँ की एक सिफ्त है. और मेरे लिए, मैं आपको कसमन यहाँ पे आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं कि मैं खुश रोज़ टेंशन में होता हूँ, लेकिन खुश रोज़ बिस्तर से निकल आता हूँ. मैं अगर कोई बैंकर होता या कोई और चीज़ होता तो मेरे से दफ्तर से ना निकला जाता. मैं आज सुबह बीच में निकला हूँ, एक इसको कहते हैं नंबरदारी का केस था, बड़ा एक जज साहब का बेटा सामने से बीच में पेश हुआ, मैंने उसको हराया. एक नुक्ते के ऊपर 2 रिट पिटिशनें मैंने की, फलां जो कि मुकदमा फंसा हुआ था वो उधर से हो गया. एक मेरे मरहूम दोस्त की बेवा को उसकी वालदा उसका शेयर नहीं दे रही थी, उसको धक्का लगवा के मैंने आज सुबह रिजॉल्व करवाया. उसके बाद मैं उठ के एक और मुकदमा ऐसा था जो वैसे ही बीच में एडजर्न हो गया, सारे का सारा करते हुए, उसके अंदर दूसरी पार्टी ने पहले ही एडजर्नमेंट ली हुई थी. सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन आगे आ रहा है, उसके अंदर मैं मीटिंग के अंदर बीच में बैठा, उसके अंदर हम मुझे रिस्पेक्ट दी गई, मैंने तकरीर की अपने से सीनियर बंदों के सामने. और उसके बाद मैं उठ के अपने दफ्तर में गया, थोड़ी देर बाद की इन 2 एसोसिएट्स के साथ गप लगाई, आज मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ. सो अप्रिशिएट द फुल लाइफ दैट आई एम लिविंग. इसके बाद अब मैंने ऑफिस में जियो में जाना है, एक और इलेक्शन का फंक्शन है, वहाँ पे और बंदों से करूँगा, 1-1.5 क्लाइंट भी मुझे मिल जाएगा. उसके बाद मैं उठ के रात को सुप्रीम कोर्ट बार का खाना है, फ्लैटीज के अंदर भरा होगा मजमा, वहाँ पे बोलने का मौका मिला, 5 लोगों से ये मिलूंगा. दिस इज द टाइप ऑफ लाइफ यू आर गोइंग टू गेट इनटू.
बाकी आप लोगों से कंपेयर करके देखो द अमाउंट ऑफ फन यू कैन डू। और देखो ये सिर्फ मैं निरा नहीं हूँ, आपके सामने बीच में डीन साहब मौजूद हैं, जैदी साहब, और ज़ीशान मेरा भाई है। ज़ीशान हमारे बीच में बार का इसको कहते हैं लाहौर बार एसोसिएशन के अंदर बार वोकेशनल कोर्स करा रहा है, अगली पौध को तैयार कर रहा है। एक बड़े बाप का एक बहुत बड़ा बेटा है इस प्रोफेशन के अंदर, लड़कों को ये वहाँ पे और लड़कियों को पढ़ाता है, वहाँ पे उनका फ्यूचर ठीक कर रहा है, यहाँ पर भी आपके कॉलेज के अंदर, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन। बड़े बाप के कम बीच में इतने होते हैं, बड़े दरख्त के नीचे साया नहीं होता, बट ही शाइन्स ऑल बिकॉज ही इज डेडिकेटेड टू दिस प्रोफेशन इन अ सीरियस तरीके से। आप भी कर सकते हो, आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आई कैन सी इट इन यू गाइज। आपका जो एबिलिटी है, जितना आप जिस अंदाज के अंदर बैठे हैं और आपको जो फैसिलिटीज यहाँ पे मिल रही हैं, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग यार। छा जाओ और बीच में किंग बनो इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया।